Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with chapter number 6 of class 8 civics, and the chapter's name is Understanding Our Criminal Justice System. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button. There you will find the playlist. And if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, Understanding Our Criminal Justice System. So in the last chapter, we have already discussed about judicial system. What is the system that judiciary follows? How many layers of courts are there? There are trial courts, then there are high courts, and then there is Supreme Court that is above every court, every other court in the country. We also discussed about the appellate system and the PIL and many other questions we discussed in that chapter regarding judicial system. So now in this chapter, what we are going to see that how this process of justice works. मतलब कि अगर कोई पर्सन अपनी शिकायत लेकर आया है, किसी पर्सन के खिलाफ उसने इल्जाम लगाया है, कोर्ट में अपनी जो शिकायत है वो दर्ज की है, तो उसके बाद क्या प्रोसेस फॉलो होगा, किस तरीके से किसी पर्सन को गिल्टी ठहराया जाएगा, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर. So when we see someone violating the law, we immediately think of informing the police. तो हम जब भी किसी को कोई कानून का उल्लंघन करते हुए देखते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? पुलिस की. इसकी शिकायत हम पुलिस को करते हैं. अगर किसी ने किसी को मारा है, किसी को पीटा है, किसी का मर्डर कर दिया, हमारे दिमाग में क्या आ रहा है? पुलिस को क्यों नहीं बताया? पुलिस को बताना चाहिए, राइट? So you might have seen either in real life or in the movies police officers filing reports and arresting persons. तो हो सकता है आपने रियल लाइफ में भी ऐसा कुछ देखा होगा कि जो पुलिस है वो किसी को अरेस्ट करके ले जा रही है, पुलिस कंप्लेंट्स जो है वो फाइल कर रही है. नहीं तो मूवीज में तो हम सबने देखा है कि किस तरीके से पुलिस ऑफिसर्स जो है वो कंप्लेंट जो है वो दर्ज करते हैं, एफआईआर दर्ज करते हैं और फिर पुलिस जो है वो लोगों को पकड़ पकड़ के ले जाती है और जेल में डाल देती है. Because of the role played by the police in arresting persons, we often get confused and think that it is the police who decide whether a person is guilty or not. अब हमें नॉर्मली जो है वो पुलिस काम करते हुए दिखती है कि पुलिस ने कंप्लेंट फाइल की, पुलिस ने जो है वो एक्यूज्ड को जेल में डाला, उसे अरेस्ट किया, हमें ये सब दिखता है. और इससे कभी कभी हमें ये लगने लगता है कि जो भी काम कर रही है वो सिर्फ पुलिस ही कर रही है, मतलब कि ये डिसाइड करना कि किसकी गलती है वो पुलिस कर रही है. मतलब किसी पर्सन को दोषी ठहराना, हमें ऐसा लगता है कि वो काम पुलिस कर रही है, बट ऐसा नहीं है, राइट? दिस इज हाउ एवर फार फ्रॉम ट्रू. मतलब कि ये जो बात है जो हम सोच रहे हैं कि पुलिस ही सारा काम कर रही है, पुलिस ही सारे केस को जो है एक तरीके से दोषी को दोषी करार कर रही है कि हाँ ये पर्सन जो है वही गिल्टी है, ये जो काम है हमें देखने में लगता है पुलिस कर रही है, बट एक्चुअली में पुलिस नहीं कर रही होती. After a person is arrested, it is a court of law that decides whether the accused person is guilty or not. पुलिस का काम तो सिर्फ अरेस्ट करना है, उसको पकड़ना है. जब किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है उसके बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट जो है वो डिसाइड करता है कि पर्सन गिल्टी है या नहीं, मतलब कि पर्सन सच में दोषी है या नहीं. According to the Constitution, every individual charged of a crime has to be given a fair trial. हमारे संविधान के हिसाब से कोई भी ऐसा इंसान जिसके ऊपर किसी ने इल्जाम लगाया है तो उस पर्सन का ये अधिकार है कि उसे एक फेयर ट्रायल मिले. फेयर ट्रायल का मतलब एक तरीके से निष्पक्ष सुनवाई, मतलब कि उसको ये अधिकार दिया जाए कि हम उसका पक्ष भी सुन सकें. किसी ने एक पर्सन पे इल्जाम लगा दिया कि यहाँ पे ए पर्सन है और यहाँ पे बी है, तो ए पर्सन ने बी पे इल्जाम लगा दिया कि इसने मेरे जो पैसे हैं वो चोरी किए हैं. अब बी को भी तो ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपनी बात रख सके कि नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं किया है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैंने चोरी नहीं किया, मुझ पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है. तो मतलब बी के पास भी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो अपनी बात को रख सके. तो एक तरीके से ये फेयर ट्रायल का मतलब है और इसको हम और डिटेल में पूरे आने वाली वीडियोज में हम पढ़ेंगे. डू यू नो व्हाट इज मीन टू गेट अ फेयर ट्रायल? तो आइडिया तो मैंने आपको बता ही दिया कि फेयर ट्रायल का मतलब क्या होता है, बट हाँ इसमें सवाल उठाया कि आपको क्या पता है कि फेयर ट्रायल का मतलब क्या होता है, राइट? अगर आपको पता है तो फिर और डिटेल में जो है आप कमेंट में लिख सकते हो. हैव यू हर्ड ऑफ एन एफआईआर? क्या आपने एफआईआर के बारे में सुना है? बिल्कुल सुना होगा अगर आपने लास्ट चैप्टर पढ़ा है. तो हमने लास्ट चैप्टर में एफआईआर के बारे में बात की थी, मतलब उसमें थोड़ी सी जिक्र किया था, बट हाँ जब हमने क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ के डिफरेंस के बारे में पढ़ा था तब हमने उसमें एफआईआर की बात की थी कि जब
क्रिमिनल लॉ के अंडर कोई भी इशू आता है उसमें सबसे पहले क्या होता है, एक एफआईआर दर्ज होती है। तो वैसे भी आपने नॉर्मली एफआईआर के बारे में तो सुना होगा और डिटेल में हम इसमें पढ़ेंगे चैप्टर में। और डू यू नो हु अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज? तो इस शब्द के बारे में तो हो सकता है आप में से बहुत ही कम लोगों ने सुना हो। अगर सुना है तो फिर पहले ही अभी पॉज करके जो है आप कमेंट बॉक्स में डाल दो कि आपको कोई भी आइडिया है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में, राइट? तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर आपने सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, लास्ट तक देखना। In this chapter, we use a fictional case of theft to try and highlight the process as well as the role of different individuals in the criminal justice system. तो इस चैप्टर में हमने एक एग्जाम्पल लिया है, जैसा कि हम नॉर्मली सिविक्स के बुक में पढ़ते हैं कि क्या होता है, हम एक स्टोरी बोर्ड की मदद से कोई भी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो वैसे ही इस चैप्टर में भी हमने एक केस लिया है, एक स्टोरी ली है, फिक्शनल स्टोरी है। फिक्शनल मतलब एक तरीके से मनगढ़ंत कहानी है, और इस कहानी की मदद से हम इस पूरा जो सिस्टम है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, किस तरीके से जब कोई क्राइम हो जाता है तो जिस पर्सन के साथ वो क्राइम हुआ है तो किस तरीके से उस पर्सन को जस्टिस मिलता है और किस तरीके से किसी पर्सन को गिल्टी ठहराया जाता है, उस पूरे प्रोसेस पे हम ध्यान देंगे। मोस्ट केसेस गो थ्रू अ प्रोसेस दैट इज सिमिलर टू द वन डिस्कस्ड इन आवर फिक्शनल केस। तो ज्यादातर केसेस में यही सिस्टम फॉलो किया जाता है जो कि हम इस स्टोरी में डिस्कस करेंगे। Therefore, understanding these processes as well as the role that different persons should play within the criminal justice system is crucial, so that if ever the occasion should arise, you're aware of the processes that should be followed. तो इसमें जो भी बातें आपको बताई जाएंगी, जो भी पर्सन्स इन्वॉल्व होंगे, क्या पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, कौन कौन से काम करता है, किस पर्सन का क्या रोल होता है, तो ये सारी चीजें जो है आपके लिए जाननी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पे आपको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक तरीके से पार्ट बनना पड़े। हो सकता है आपको किसी पे इल्जाम लगाना है, आपके साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया, भगवान ना करे कुछ हो गलत, बट स्टिल यू शुड बी अवेयर ऑफ द प्रोसेस ऑफ द सिस्टम। तो अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो आपको प्रोसेस के बारे में पता हो कि अच्छा मुझे ये करना है, मुझे इस पर्सन से बात करनी है, आपको अच्छे से पता होगा कि इस पर्सन का ये रोल होना चाहिए, राइट? तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते ये चैप्टर आपके लिए अगेन बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरी सिविक्स जो हमारी ये पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ते हैं वो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हमें हमारे देश में जो हो रहा है वो अच्छे से समझ आ पाए, हमारे राइट्स क्या हैं, किस तरीके से अगर हमारे साथ कुछ गलत हो जाए तो उसका हमें इंसाफ कैसे पाना है। तो ये सारी चीजें जो है हमें पता होनी चाहिए। तो इसे आप एज अ सब्जेक्ट मत देखो, इसे आप एक तरीके से एक ऐसा लर्निंग देखो जो कि आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाली है, राइट? सो नेक्स्ट वीडियो से हम अपना स्टोरी बोर्ड जो है वो स्टार्ट करेंगे कि जो स्टोरी है, फिक्शनल केस है, वो क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम वो स्टोरी पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने अपना चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 8 सिविक्स जो है वो स्टार्ट किया था, जो कि था अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि अगर किसी पर्सन पे इल्जाम लगाया जाता है तो फिर पूरा क्या प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जाता है उसको सजा देने तक का, राइट? तो वो जो पूरा प्रोसीजर है वो हम एक स्टोरी बोर्ड के मदद से समझने वाले हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं अपनी वो स्टोरी। सो दिन इसमें दिया हुआ है 18706, मतलब कि 18 जुलाई 2006 की ये बात कर रहे हैं। एट देयर अपार्टमेंट इन मुंबई मिसेस शिंदे इज गेटिंग ड्रेस्ड। तो मिसेस शिंदे जो हैं वो अपने अपार्टमेंट में, अपने घर में जो हैं, जो कि उनका घर मुंबई में है, वहां पे वो तैयार हो रही हैं। शी हैज बीन फ्रैंटिकली सर्चिंग फॉर द गोल्ड चेन फॉर ओवर एन आवर। तो वो बहुत ही बुरे तरीके से अपनी एक गोल्ड चेन को लगभग 1 घंटे से खोज रही हैं, ढूंढ रही हैं। मतलब कि वो तैयार हो रही हैं, उन्हें सजने संवरने के लिए अपना जो हार वगैरह है, गोल्ड चेन है, वो भी पहननी थी, बट वो इतनी देर से ढूंढी जा रही हैं, बट उनकी वो गोल्ड चेन उन्हें मिल ही नहीं रही। तो वो कहती हैं आई एम श्योर इट वॉज इन द ड्रॉर, वेयर कुड इट बी? तो कहती हैं मुझे पक्का पता है कि वो ड्रॉर में ही थी, बट कहाँ चली गई, अब मिल क्यों नहीं रही? हरी अप, वी आर गोइंग टू बी लेट फॉर द वेडिंग। तो फिर मिस्टर शिंदे हैं वो कहते हैं कि अरे जल्दी करो, हम शादी के लिए लेट हो जाएंगे। आई कांट फाइंड माई गोल्ड चेन, इट्स नॉट इन द ड्रॉर। आई सस्पेक्ट दैट शांति माइट हैव स्टोलन इट, शी ऑलवेज स्पेंड्स अ लॉन्ग टाइम डस्टिंग माय रूम। तो फिर मिस्टर शिंदे जो है वो कहती हैं कि मुझे मेरी गोल्ड चेन नहीं मिल रही है, मैंने ड्रॉर में रखी थी बट अभी वो ड्रॉर में है ही नहीं, और मुझे लगता है शांति ने जो है वो चुराई होगी, क्योंकि हमेशा मेरा रूम साफ करते टाइम शांति जो है वो बहुत ज्यादा टाइम लगाती है। शांति हेमराम हैज बीन वर्किंग इन द हाउस फॉर द पास्ट 3 years। तो शांति जो कि उनके घर में जो है एक तरीके से डोमेस्टिक हेल्पर है, और वो मिसेस शिंदे के घर में लगभग 3 सालों से काम कर रही हैं। शांति हैव यू बिगिन टू स्टील नाउ? तो फिर मिसेस शिंदे जो है वो शांति को कहती हैं कि शांति क्या तुमने अब चोरी करना स्टार्ट कर दिया है? एंड दैट टू माई गोल्ड चेन, और वो भी तुमने मेरी गोल्ड चेन चुरा ली, सोने की चेन चुरा ली।
Bring your trunk. I want to search it. We have called the police. So if you have the chain, return it now. तो वो कहते हैं कि तुम अपना सामान लाओ, हमें उसे सर्च करना है, उसे देखना है कहीं तुमने जो सोने की चेन छुपा के अपने बैग में तो नहीं रख ली, और हमने पुलिस को भी कॉल कर दिया है, तो अगर तुमने चुराई है तो उसे अभी के अभी वापस कर दो। ये मिसेस शिंदे जो है वो शांति को बोल रही हैं। तो शांति बोलती है, मैडम आई हैवंट स्टोलन इट, कि मैंने नहीं चुराई है। Mr. Shinde searches Shanti's trunk and finds an envelope with rupees 10,000 in it. He screams at Shanti saying that this is the money she's got from selling the chain. तो फिर जो शांति है उसके सामान को चेक किया जाता है। मिस्टर शिंदे जो है उसके ट्रंक को, उसके सामान को, बस्ते को, जो भी है उसको सर्च करते हैं, उसमें खोजबीन करते हैं, और मिस्टर शिंदे को एक 10,000 का लिफाफा मिलता है, मतलब एक लिफाफा मिलता है जिसमें कि 10,000 रुपए थे। और वो रुपयों को देखते ही मिस्टर शिंदे जो है वो शांति के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें जो 10,000 रुपए हैं पक्का चेन को बेचने से मिले होंगे। वो कहते हैं कि तुमने चेन चुराई है, उस चेन को चुरा के तुमने बेच भी दिया, और जो बेच के तुम्हें पैसे मिले हैं वो ये 10,000 रुपए हैं। बट शांति कहती है कि साहब, माई ब्रदर एंड आई हैव बीन सेविंग दिस मनी ओवर द लास्ट 1 ईयर। शांति कहती है कि साहब, मैं और मेरा भाई जो है वो मिलके पिछले 1 साल से इन पैसों को जमा कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। वी वॉन्ट टू बाय अ बुल व्हेन वी गो टू आवर विलेज। हम एक बुल खरीदना चाहते हैं, एक बैल खरीदना चाहते हैं जब हम अपने गांव जाएं। मैडम आई एम इनोसेंट, कि मैम मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मिस्टर शिंदे हैज कम टू द पुलिस स्टेशन। अब मिस्टर शिंदे जो है वो पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। आई हैव कम टू फाइल एन FIR। तो मिस्टर शिंदे जो है वो पुलिस वाले को बोलते हैं कि मुझे FIR दर्ज करवानी है, मैं FIR दर्ज करवाने आया हूँ। देयर हैज बीन अ थेफ्ट इन माई हाउस। मेरे घर में चोरी हो गई है। माई मेड शांति हैज स्टोलन माई वाइफ्स नेकलेस। मेरे घर में जो मेड है, जो काम करने आती है, उसने मेरे वाइफ का जो नेकलेस है वो चोरी कर लिया है। सब इंस्पेक्टर राव रिकॉर्ड्स मिस्टर शिंदे's FIR। अब जो सब इंस्पेक्टर राव हैं वो मिस्टर शिंदे की FIR को रिकॉर्ड कर लेते हैं। मिस्टर शिंदे रिटर्न्स विद सब इंस्पेक्टर राव। अब क्या होता है कि जब सब इंस्पेक्टर जो राव हैं वो जब FIR दर्ज कर लेते हैं तो फिर वो जो पूरा केस है उसकी तफ्तीश करने के लिए मिस्टर शिंदे के घर आते हैं। I will now write the statements that Mr. and Mrs. Shinde make about this theft। तो वो कहते हैं कि अब मैं वो सारी स्टेटमेंट्स लिखूंगा जो भी मिस्टर एंड मिसेस शिंदे जो हैं वो चोरी के बारे में बता रहे हैं, मतलब जो भी बातें बता रहे हैं उनको मैं दर्ज करूंगा। Let me seal the envelope that has the money and take it with me as evidence। और मैं क्या करता हूँ कि जो पैसा शांति के बैग से मिला है उसको मैं अपने साथ ले जाता हूँ एविडेंस के तौर पे, और मैं इसको सील कर देता हूँ। आई एम अरेस्टिंग शांति एंड टेकिंग हर टू द पुलिस स्टेशन। तो वो कहते हैं मिस्टर एंड मिसेस शिंदे को कि मैं शांति को अरेस्ट कर रहा हूँ और उसको पुलिस स्टेशन लेके जा रहा हूँ। तो शांति कहती है प्लीज डोंट लेट हिम टेक मी। तो वो मिस्टर एंड मिसेस शिंदे को कहती है कि प्लीज इन्हें मुझे मत ले जाने दो, इन्हें रोको। आई हैव नॉट स्टोलन द चेन। मैंने चेन को चोरी नहीं किया है। दिस इज माई हार्ड अर्न मनी। ये मेरी मेहनत का कमाया हुआ पैसा है। 19706, मतलब कि अब 19 तारीख की बात है। सुशील, शांति's brother, arrives and pleads with SI Rao to release शांति। अब जो सुशील है जो कि शांति के भाई हैं वो पुलिस स्टेशन आते हैं और वो SI राव को बोलते हैं कि प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो। She has been arrested for the theft of a gold chain। तो SI बोलते हैं कि तुम्हारी बहन को चेन के चोरी के इल्जाम में अंदर किया हुआ है, जेल में डाला हुआ है। You can go to the court and get a bail order। तुम कोर्ट जाके एक बेल ऑर्डर जो है वो ला सकते हो अपनी बहन को छुड़वाने के लिए। बट वेयर विल आई गेट द मनी टू हायर अ लॉयर। बट मुझे लॉयर को हायर करने के लिए पैसे कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि बेल कराने के लिए भी लॉयर को हायर करना पड़ेगा, जो कि मतलब कोर्ट के केसेस में हमें लॉयर की जरूरत होती है जो हमारा केस लड़ेगा, जो कि बेल वगैरह एक तरीके से वो करवाएगा, अप्लाई करेगा, तो उसके लिए भी लॉयर चाहिए। तो सुशील बोलता है कि लॉयर को हायर करने के पैसे कहाँ से आएंगे मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है। एंड हु विल स्टैंड एज श्योरिटी फॉर हर। और उसके लिए श्योरिटी के तौर पे कौन खड़ा होगा। फिर वो कहता है कि शांति के लिए श्योरिटी के तौर पे कौन खड़ा होगा, मतलब कि जब बेल ली जाती है तो एक तरीके से एक पर्सन जो है उसको एक तरीके से श्योरिटी देनी होती है कि ये जो पर्सन है जिसको हम बेल दिला रहे हैं वो शहर को छोड़ के नहीं जाएगा, वो कोर्ट के एक तरीके से कार्रवाई में पूरा सहयोग देगा, साथ देगा। इस तरीके से श्योरिटी की जरूरत होती है और ये श्योरिटी जो है कोई पर्सन देता है जो कि आपको जानता हो। तो इस तरीके से सुशील कहता है कि शांति की श्योरिटी देगा कौन। यू हैव टेकन ऑल ऑफ आवर सेविंग्स एंड सील्ड इट। तुमने हमारी जितनी भी सेविंग थी, वो 10,000 रुपए हम पिछले 1 साल से जमा कर रहे थे, तुमने वो सब ले लिया और उसको सील कर दिया। SI राव फोर्सिबली कीप्स सुशील इन द पुलिस स्टेशन फॉर 2 days। अब सुशील की तो कोई गलती नहीं थी, बट फिर भी SI राव ने क्या किया, सुशील को पकड़ा और 2 दिन के लिए जेल में डाल दिया। सुशील इज अब्यूज्ड एंड बीटन बाय SI राव एंड अदर पुलिस कांस्टेबल्स। अब जब सुशील को जेल में डाला गया तो SI राव ने और दूसरे पुलिस कांस्टेबल्स ने
सुशील को बहुत ज्यादा मारा, बहुत ज्यादा पीटा और उसको अब्यूज किया, परेशान किया। देन they try and make him confess that he and his sister Shanti had a gang of domestic servants that have stolen jewelry from other homes. तो एसआई राव जो है वो एक तरीके से सुशील पे ये दबाव बना रहे थे, उसको फोर्स कर रहे थे कि वो ये कन्फेस कर ले, वो ये मान ले कि शांति और सुशील जो है उनके पास पूरी एक गैंग है जो कि डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं, मतलब कि जो घर में काम वगैरह करते हैं, ऐसे लोगों की पूरी गैंग है और ये सभी लोग मिल के घरों में से ज्वेलरी चोरी करते हैं। तो मतलब एसआई राव जो है उसको कह रहे थे कि तुम बस ये मान लो कि तुम्हारे पास पूरी एक गैंग है और वो पूरी गैंग मिल के घरों में चोरी कर रही है सर्वेंट्स बन बन के। देयर हैव बीन अदर कंप्लेंट्स ऑफ थेफ्ट ऑफ ज्वेलरी फ्रॉम शिंदेज नेबरहुड। तो वो कहते हैं कि जो मिस्टर एंड मिसेस शिंदे हैं उनके आसपास में भी काफी बार चोरी की शिकायतें आई हैं। As Sushil keeps repeating that he is an innocent factory worker, the police let him go after 2 days. अब बट क्योंकि पुलिस जो सुशील है उसने ये बात मानी नहीं, क्योंकि उसे जबरदस्ती मनवाया जा रहा था। इनके पास कोई हकीकत में तो गैंग वैंग नहीं है, ये लोग सच में इन्होंने चोरी नहीं की है, तो उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, झूठा इल्जाम लगाया जा रहा था और उसको मतलब एक तरीके से जबरदस्ती। क्योंकि देखो यहाँ पे सुशील की तो कोई गलती नहीं थी, हमें ये पता है कि सुशील ने थोड़ी कुछ किया है, और अगर इल्जाम लगा भी तो वो सिर्फ शांति पे लगा है। तो यहाँ पे तो सुशील को जबरदस्ती पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, उसको अरेस्ट कर रहे हैं और एक तरीके से केस को बंद करने के लिए बस ये कर रहे हैं कि तुम मान लो, क्योंकि अभी पूरी जो तफ्तीश है वो तो हुई नहीं है। बट क्या हुआ, सुशील जो है वो लगातार ये बोलता रहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो एक इनोसेंट फैक्ट्री वर्कर हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो सिर्फ फैक्ट्री में काम करता हूँ। और क्योंकि वो लगातार ये बात बोले जा रहा था तो फिर पुलिस ने भी उसको 2 दिन बाद जेल से निकाल दिया। नाउ 23/8/06 मतलब कि अब 23 जो है तारीख हो गई अगले महीने की। ऑल्दो द कोर्ट ग्रांटेड बेल टू शांति आफ्टर अ मंथ, शी वाज अनेबल टू गेट एनीवन टू स्टैंड श्योरिटी फॉर हर फॉर ₹20,000। अब जैसे कि जो ये केस था वो जुलाई के टाइम में आया था, 18 जुलाई को, अब 23 अगस्त को उसको रिहा कर दिया, एक तरीके से शांति को जेल से रिहा कर दिया। बट फिर भी जो शांति है उसको श्योरिटी के तौर पे किसी को ढूंढने में बड़ी मुश्किल हो रही थी, मतलब कोई भी उसके लिए श्योरिटी देने को तैयार नहीं था, वो भी 20,000 के लिए। एक तरीके से बेल लेने के लिए शांति को क्या करना था, 20,000 रुपए जो है वो जमा करवाने थे और एक श्योरिटी जो है वो देनी थी कि हाँ ये जो शांति है वो कहीं पे और नहीं जाएगी, शहर को छोड़ेगी नहीं, पुलिस की कार्रवाई में साथ देगी। इस तरीके से श्योरिटी नहीं मिल रही थी। शी देयरफॉर कंटिन्यूड टू बी इन जेल। बट क्या हुआ, क्योंकि उसको कोई श्योरिटी नहीं मिल रही थी, 20,000 रुपए जमा कराने थे, तो इस सब की वजह से ये सब ना करने के चक्कर में जो शांति है उसे फिर भी जेल में ही रहना पड़ा। मतलब कि कोर्ट ने तो उसको एक तरीके से बेल दे दी थी 1 महीने बाद, और उसको बोला था कि बेल की जो भी कार्रवाई है वो पूरा करके तुम जो जेल से छूट सकती हो। बट क्योंकि बेल के लिए जो कार्रवाई थी, जो पूरे प्रोसीजर थे, वो शांति पूरा करने में असमर्थ रही थी, और बेल के लिए क्या चाहिए था, श्योरिटी चाहिए थी, 20,000 रुपए चाहिए थे, तो वो नहीं ला पाई थी, इसलिए वो अभी भी जेल में ही थी। शी इज वेरी ट्रॉमेटाइज, वो बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइज है, ट्रॉमा में है, टेंशन में है। शी इज वरिड अबाउट व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द ट्रायल, और उसे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है कि ट्रायल में क्या होगा, एक तरीके से जब उसकी कोर्ट में पेशी होगी तब क्या होगा। What will happen to me? मेरे साथ क्या होगा? I haven't done anything wrong and yet I am behind bars just because madam suspects me. मैंने कुछ भी नहीं किया है बट फिर भी मैं जेल में हूँ क्योंकि मैम को मेरे पे शक है। And the money that we have been saving, will I ever get it back? और जो पैसा हम 1 साल से जुटा रहे थे इतनी मेहनत से थोड़ा थोड़ा करके, क्या मुझे वो कभी वापस मिल पाएगा? अब सितंबर आ चुका है, तो सितंबर की 14 तारीख को क्या हुआ, द पुलिस फाइल्स अ चार्जशीट इन मजिस्ट्रेट कोर्ट। तो अब पुलिस क्या करती है, इस चोरी के केस के मामले की जो पूरी चार्जशीट है वो मजिस्ट्रेट के कोर्ट में दर्ज करती है। द कोर्ट गिव्स अ कॉपी ऑफ द चार्जशीट इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस टू शांति। अब कोर्ट ने क्या किया, जो पूरी चार्जशीट उसके ऊपर दर्ज की गई है, उसके ऊपर जो भी इल्जाम वगैरह लगाया है वो, और विटनेसेस की जो स्टेटमेंट है वो सब की कॉपी जो है कोर्ट शांति को भी देता है। Shanti tells the court that she has no lawyer to defend her case against this false case of theft. But शांति क्या कहती है कि आपने मुझे चार्जशीट वगैरह तो दे दी, बट मेरे पास कोई भी लॉयर नहीं है जिसको कि मैं अपने डिफेंड के लिए खड़ा कर सकूं, मतलब कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं लॉयर को हायर कर सकूं। The magistrate appoints advocate Kamala Roy as Shanti's defense lawyer at the government's expense. तो जो मजिस्ट्रेट हैं वो क्या करते हैं, वो कमला रॉय जो हैं उनको शांति के डिफेंस लॉयर के तौर पे अपॉइंट करते हैं, और ये पूरे जो खर्चा है वो गवर्नमेंट ही उठाएगी। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी पर्सन हैज अ फंडामेंटल राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर। अब ऐसा क्यों किया गया, शांति ने तो बोल दिया कि भाई मेरे पास लॉयर नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं लॉयर को हायर कर सकूं, तो फिर भी
जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने गवर्नमेंट के एक्सपेंस पे क्यों कमला रॉय को हायर किया उसके लिए, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 22 जो है वो ये कहता है कि हर एक पर्सन का ये फंडामेंटल राइट है कि अगर उसके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है तो उसको अपने आप को डिफेंड करने के लिए एक लॉयर मिले। एक तरीके से उसका ये राइट है कि लॉयर उसको डिफेंड करे। Article 39A of the Constitution places a duty upon the state to provide a lawyer to any citizen who is unable to engage one due to poverty or other disability। अब हमारा आर्टिकल 39A जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये कहता है कि स्टेट मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है, अगर कोई भी ऐसा सिटीजन जो कि लॉयर को हायर करने में असमर्थ है तो उसके लिए जो गवर्नमेंट है वो लॉयर हायर करेगी, क्योंकि अगर लॉयर हायर नहीं हुआ तो उस पर्सन का जो फंडामेंटल राइट है उसको अपने आप को डिफेंड करने का वो उसका वायलेशन हो जाएगा। नाउ एडवोकेट कमला रॉय मीट शांति इन द कोर्ट। अब क्योंकि जो एडवोकेट कमला रॉय हैं उन्हें शांति के डिफेंड के लिए अपॉइंट किया गया था, तो जो कमला रॉय हैं वो शांति के पास जाती हैं और पूरी जानकारी लेने की कोशिश करती हैं। Here are my case papers. I have been falsely accused of stealing my employer's gold chain। तो शांति बताती हैं कि ये मेरे पूरे केस के पेपर्स हैं, जो भी चार्जशीट है और जो भी एविडेंसेस हैं, विटनेसेस के स्टेटमेंट्स हैं, जो भी उसे मजिस्ट्रेट ने कॉपी दी थी वो सब वो कमला रॉय को देती हैं और बताती हैं कि मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाया गया है मेरे एम्प्लॉयर की चेन को चोरी करने का, कि मतलब जिनके यहाँ मैं काम करती हूँ उन्होंने मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाया है। They found rupees 10,000 in Shanti's trunk and said that this was the money she got from stealing the chain. But that is the money that we have been saving up together। तो फिर शांति के भाई जो है सुशील वो बताता है कि उन लोगों को शांति के बैग में 10,000 रुपए मिले थे और उन लोगों ने कहा कि ये 10,000 रुपए शांति को चुराई हुई चेन से मिले हैं, चुराई हुई चेन को बेचने से मिले हैं। बट वो जो मनी है वो हमने कोई चुरा के कोई बेचा नहीं है, वो जो मनी है वो हमारा हार्ड अर्नड मनी है, उसको हम पिछले 1 साल से सेव कर रहे थे दोनों मिलके। अपडेट है 11 दिसंबर 2006 की। द कोर्ट फ्रेम्स अ चार्ज ऑफ थेफ्ट ऑफ मिसेस शिंदे's गोल्ड चेन एंड पोजेशंस ऑफ मनी रुपीज 10,000 गॉट फ्रॉम सेलिंग स्टोलन प्रॉपर्टी अगेंस्ट शांति। कोर्ट क्या करता है, एक तरीके से पूरा केस जो है वो फ्रेम होता है। क्या केस है कि जो शांति है उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है कि शांति ने मिसेस शिंदे की गोल्ड चेन को चोरी किया है और शांति के बैग से 10,000 रुपए मिले हैं, जो कि ये शक है कि उसने उस चेन को बेच के पाए होंगे। तो जो ट्रायल है मजिस्ट्रेट के आगे वो शुरू होता है और शांति बोलती है आई प्लीड नॉट गिल्टी एंड आई क्लेम ट्रायल। वो कहती है कि मैं ये मतलब मैं कह रही हूँ कि मैं गिल्टी नहीं हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है और मेरा जो ट्रायल है वो सही से होना चाहिए, मेरी बात भी सुनी जानी चाहिए। अब 8 मार्च 2007 की बात है, अगला साल जो है वो शुरू हो गया है। The public prosecutor appears in the case on behalf of the state. He represents Mr. and Mrs. Shinde as a key witnesses। अब जो पूरा केस है वो शुरू होता है और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं वो इनको एक तरीके से गवर्नमेंट ने ही हायर किया है और ये गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। हम ये क्यों कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट की तरफ से एक तरीके से केस लड़ रहे हैं जबकि मिस्टर और मिसेस शिंदे ने शिकायत की है, तो ये भी हम आगे समझेंगे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल होता है। तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है ये मिस्टर एंड मिसेस शिंदे को रिप्रेजेंट कर रहा है की विटनेसेस के तौर पे, राइट, कि ये गवाह हैं इस पूरे केस के। सो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो मिसेस शिंदे से पूछता है, सो टेल मी मिसेस शिंदे हाउ डिड द गोल्ड चेन गो मिसिंग। वो बोलते हैं कि मिसेस शिंदे मुझे बताओ कि आपकी जो गोल्ड चेन है वो कैसे गुम हुई। तो मिसेस शिंदे बताती हैं आई हैड केप्ट माय चेन इन द ड्रॉयर। मैंने अपनी चेन को ड्रॉयर में रखा था। शांति स्टोल इट। शांति ने उसे चोरी कर लिया। नो अदर आउटसाइडर एक्सेप्ट शांति गोज इनटू माय रूम। और मेरे रूम में शांति के अलावा कोई और नहीं जाता है, बाहर का कोई इंसान जो है वो नहीं जाता है। Mr. Shinde searched her trunk in front of me and we were shocked to find rupees 10,000 in an envelope। तो मिस्टर शिंदे ने मेरे सामने शांति का जो ट्रंक है उसका बैग है वो सर्च किया और हम दोनों उसके बैग से एक एनवलप मिला जो कि उसमें 10,000 रुपए थे और उसको देख के हम दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो गए। शांति गॉट दिस मनी फ्रॉम सेलिंग माई गोल्ड चेन। शांति को ये जो 10,000 रुपए हैं ये मेरी गोल्ड चेन बेच के मिले हैं और वो एक चोर है। नेक्स्ट एडवोकेट रॉय क्रॉस एग्जामिन्स द प्रोसिक्यूशन विटनेस मिसेस शिंदे। अब इसके बाद अभी तो जो बात थी वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो मिसेस शिंदे से कर रहा था, वो सवाल पूछ रहा था। अब मिसेस शिंदे से जो कमला रॉय हैं वो आती हैं सवाल करने के लिए। सो व्हाट यू आर बेसिकली सेइंग इज दैट यू डिड नॉट सी शांति स्टील द चेन। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि तुमने शांति को चोरी करते हुए देखा नहीं है। नॉट डिड यू रिकवर द चेन ऑन शांति। और ना ही तुम्हें शांति के बैग से चेन मिली है
Also, in the 3 years that she has worked for you, nothing has been stolen from the house. और पिछले 3 सालों से जब से वो तुम्हारे यहाँ काम कर रही है, तुम्हारे घर में कोई चोरी नहीं हुई है और तुम उसे रेगुलरली हर महीने 1000 रुपए भी दे रही थी, राइट? तो ये सवाल जो है कमला रॉय शिंदे से करती है, मिसेस शिंदे से, कि तुमने आंखों से उसे चोरी करते हुए नहीं देखा, ना ही उसके बैग से तुम्हें चेन मिली है, तुम तो सिर्फ अंदाजा लगा रही हो कि हाँ इसने चोरी की है और ये जो 10,000 रुपए मिले हैं ये इसने हो सकता है कि चेन को बेच के लिए हों। तो यही तो बात हो गई, उसने आंखों से चोरी करते हुए थोड़ी देखा। और वो ये भी बोल रही है कि तुम उसे रेगुलरली 1000 रुपए, मतलब उसकी सैलरी जो है वो दे रही थी ना, तो वो जो उसे 10,000 रुपए उसके एनवेलप में मिले हैं, वो हो सकता है वो अपनी सैलरी से ही सेव कर रही हो धीरे धीरे करके। अब कोर्ट की तारीख जो है वो बदलती है, अब 20 अप्रैल की बात है। एडवोकेट रॉय एग्जामिन सुशील एंड हिज एम्प्लॉयर एज डिफेंस विटनेसेस। जो एडवोकेट कमला रॉय हैं वो क्या करती हैं, सुशील और उनके एम्प्लॉयर को, मतलब कि सुशील जहां पे काम करते हैं उनको डिफेंस विटनेसेस के तौर पे खड़ा करती हैं कि ये एक तरीके से गवाह हैं किसके, शांति के, क्योंकि शांति अपने केस को डिफेंड कर रही है, अपने आप को बचा रही है, शांति के ऊपर इल्जाम लगाया गया है। सो थ्रू देयर टेस्टिमनी शी इज एबल टू शो दैट द रुपीज 10,000 फाउंड इन शांति ट्रंक कुड वेल बी द अर्निंग्स ऑफ सुशील एंड शांति। और उनकी सारी बातचीत से सुशील से और सुशील के एम्प्लॉयर से जो भी बातें निकल कर आई, उससे ये प्रूफ अच्छे से किया जा सकता है कि जितनी सैलरी शांति और शांति के भाई सुशील को मिल रही थी, उससे वो धीरे धीरे करके 10,000 रुपए जो है इकट्ठा कर सकते हैं। नाउ 14 मई 2007, as the trial is nearing completion, Sushil learns that Inspector Sharma has busted a gang of young men who have been stealing jewelry from the Shinde's neighborhood. अभी जो पूरा ट्रायल है, जो पूरा कोर्ट का प्रोसेस है, वो खत्म ही होने वाला था और सुशील को ये पता चलता है कि इंस्पेक्टर शर्मा ने अभी हाल फिलहाल में एक ऐसी गैंग का खुलासा किया है जो कि मिस्टर एंड मिसेस शिंदे के आसपास के घरों में चोरी कर रहे थे। Some of Mrs. Shinde's son's friends are part of this gang. और ये पता चलता है कि मिसेस शिंदे का जो बेटा है उसके कुछ फ्रेंड्स इस गैंग का पार्ट थे। मिसेस शिंदे's चेन हैज बीन फाउंड ऑन देम। और मिसेस शिंदे की जो चेन है वो उन्हीं लोगों के पास मिली है, एक तरीके से उन गैंग वालों के पास मिली है। सुशील टेल्स एडवोकेट रॉय अबाउट दिस। अब सुशील ने ये बात एडवोकेट रॉय को बताई, कमला रॉय को बताई जो उनकी लॉयर थी। एडवोकेट रॉय नाउ कॉल्स इंस्पेक्टर शर्मा एज डिफेंस विटनेस। अब एडवोकेट रॉय क्या करती हैं, वो कोर्ट में इंस्पेक्टर शर्मा जो थे जिन्होंने इस गैंग का खुलासा किया था उनको गवाह के तौर पे कोर्ट में बुलाती हैं। तो वो इंस्पेक्टर शर्मा से क्वेश्चन करती हैं, इंस्पेक्टर शर्मा कैन यू शो एंड टेल अस व्हाट यू हैव फाउंड। तो वो कहती हैं कि क्या आप जो भी आपको मिला है वो आप हमें बता सकते हैं और दिखा सकते हैं। Here is the chain that has been identified by Mrs. Shinde as hers. तो ये रही चेन जो कि मिसेस शिंदे ने खुद पहचानी है कि ये उन्हीं की चेन है। We busted a gang of boys who had stolen the chain. हमने एक लड़कों की गैंग को एक तरीके से पकड़ा है, उसका खुलासा किया है जिन्होंने इस चेन को चोरी किया था। These boys have admitted that they stole the chain. और इन लोगों ने ये मान भी लिया है कि उन्हीं ने चेन की चोरी की। अब दिन है 15 जुलाई 2007 का। The judge hears the testimony of all the witnesses. जज जो है वो सभी गवाहों की बात सुनता है। After the testimony of Inspector Sharma, Advocate Roy argues before the judge that it has now been established that Shanti is innocent and should be acquitted. तो जो एडवोकेट रॉय हैं वो ये कहती हैं जज को कि अब इंस्पेक्टर शर्मा के गवाह से ये साबित हो चुका है कि शांति इनोसेंट है, वो बेगुनाह है और उसे बरी कर देना चाहिए। तो जज कहते हैं शांति यू आर हियर बाय एक्विटेड ऑफ द चार्ज ऑफ थेफ्ट। अब वो बोलते हैं कि शांति तुम्हें ये जो चोरी का तुम पे इल्जाम लगाया गया था उसे बाइज्जत बरी किया जाता है। द पुलिस विल हैंड ओवर यू द रुपीज 10,000 दैट दे हैड सील। तो जो पुलिस ने तुम्हारे 10,000 रुपए लिए थे वो तुम्हें पुलिस वापस कर देगी। In my written judgment, I have made it a point to highlight S.I. Rao's role in conducting such a shoddy investigation that made you spend time in jail. और मैंने अपनी जजमेंट में ये पॉइंट हाईलाइट किया है कि किस तरीके से एसआई राव ने बहुत ही गलत तरीके से लापरवाही दिखाते हुए तुम्हारे केस को हैंडल किया, किस तरीके से तुम्हें जेल में टाइम बिताना पड़ा, जो सुशील है उसको जेल में टाइम बिताना पड़ा। मतलब जिस तरीके का बिहेवियर शांति और उसके भाई के साथ किया गया एसआई राव के द्वारा, उस चीज को भी जज ने एक पॉइंट बनाया है कि इस तरीके का बिहेवियर नहीं होना चाहिए। अभी उनके ऊपर इल्जाम साबित थोड़ी हुआ है, उनके ऊपर सिर्फ इल्जाम लगाया गया है, ये प्रूव नहीं हुआ है कि वो गिल्टी हैं। तो उनके साथ इस तरीके से मारपीट, इस तरीके से गलत तरीके का बिहेवियर सही नहीं है।
From the above incident, you can see that the four key players in the criminal justice system are the police, the public prosecutor and defense lawyer and the judge. तो इस पूरे केस में हमें मेन चार लोग जो हैं दिखाई देते हैं जिनका कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरे सिस्टम में। पहला है पुलिस, दूसरा है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल, तीसरा है डिफेंस लॉयर का और चौथा है जज का रोल। तो इन चार लोगों का जो रोल है वो इस पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। You have seen the roles of each of them played in the above case. अब इस स्टोरी के माध्यम से हमने इन सबके रोल्स जो हैं वो देखे, किस तरीके से पुलिस ने शांति को अरेस्ट किया, इन्वेस्टिगेशन की, फिर जो जज है मतलब उसने लास्ट में जजमेंट भी सुनाई थी। उससे पहले क्या हुआ कि मजिस्ट्रेट ने शांति के लिए लॉयर को हायर किया था, डिफेंस लॉयर को हायर किया था, और मिस्टर एंड मिसेस शिंदे के लिए जो केस लड़ रहा था वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर था। तो हमने देखा कि किस तरीके से इन लोगों ने इस पूरी स्टोरी में रोल प्ले किया है, और अब धीरे धीरे करके एक एक सेक्शन में हम क्या करेंगे, इन चारों के रोल्स को डिटेल में समझेंगे। What is the role of police in investigating a crime? So लास्ट वीडियो में हमने हमारी जो स्टोरी थी, शांति की स्टोरी, वो पढ़ी थी, और उसमें हमने काफी सारी जो चीजें हैं, काफी सारे जो लोगों का रोल है, उनका हमें थोड़ा सा आइडिया लगा था, किस किस तरीके के लोग इन्वॉल्व रहते हैं किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, उसके बारे में हमें पता चला था। हमने लॉयर्स की बात की थी, एडवोकेट और पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात की, पुलिस की बात की, जज की बात की, तो इन सब की हमने बात की थी, राइट। अब हम इनका एक एक करके जो है रोल समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पुलिस के रोल के साथ कि आखिरकार किसी भी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में पुलिस का क्या रोल होता है। One important function of the police is to investigate any complaint about the commission of a crime. सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है पुलिस का वो ये होता है कि अगर किसी भी क्राइम के अगेंस्ट पुलिस के पास कोई कंप्लेन आती है, कोई शिकायत दर्ज होती है, तो पुलिस के काफी सारे कामों में से एक काम ये भी है कि फिर वो उस कंप्लेन के ऊपर एक तरीके से तफ्तीश करे, उसकी इन्वेस्टिगेशन करे कि अगर किसी ने इल्जाम लगाया है कि इस पर्सन ने मेरे घर में चोरी की है, तो फिर पूरा देखा जाएगा कि क्या सामान चोरी हुआ। जैसे कि हमने शांति के केस में देखा कि जब मिसेस शिंदे ने शांति के ऊपर चोरी का केस लगाया, उस पर इल्जाम लगाया, तो पुलिस आई और उसने शांति के एक तरीके से उसने भी शांति के बैग की तलाशी ली होगी बाद में, और जो भी एविडेंसेस थे वो इकट्ठा किए, जो विटनेसेस थे उनके स्टेटमेंट्स दर्ज की। तो इस तरीके से पुलिस का काम क्या होता है, इन्वेस्टिगेट करना, तफ्तीश करना, तहकीकात करना। An investigation includes recording statements of witnesses and collecting different kinds of evidence. अब इन्वेस्टिगेशन क्या क्या होती है, जो हम कह रहे हैं तफ्तीश करना, इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। देखो, तफ्तीश करना मतलब यह है कि खोजबीन करना, जो कंप्लेन हुई है उसके बारे में और डिटेल में समझना। अगर कोई एविडेंसेस मिले हैं, कोई सबूत मिला है, तो उस सबूत को इकट्ठा करना। मान लो कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, और मर्डर करने के बाद क्या है, चाकू से मर्डर किया था, और चाकू जो है वो लाश के पास पड़ा मिला है, तो वो चाकू क्या हो गया, एविडेंस हो गया, है ना, कि उस चाकू से कत्ल किया गया है। तो पुलिस उस चाकू को अपने पास रख लेगी, फिर उस पर फिंगरप्रिंट्स वगैरह जो भी है एकदम अच्छे से देखेगी, जो मुजरिम है उसका पता लगाने की कोशिश करेगी। तो जो भी एविडेंसेस मिलते हैं, सबूत मिलते हैं, उनको इकट्ठा करती है। साथ ही साथ विटनेसेस, मान लो मर्डर की बात करें, किसी ने किसी को कत्ल करते हुए देखा, तो जिस पर्सन ने देखा वो क्या है, विटनेस है, उसने देखा कि हाँ यहाँ पे किसी ने किसी का कत्ल किया है, तो वो बता सकता है कि मैंने इस पर्सन को देखा था, उसका हुलिया ऐसा था, उसने ऐसे कपड़े पहने हुए थे, वो आया पीछे से चाकू मार दिया, वो पूरे इंसिडेंट को बताएगा। तो मतलब विटनेसेस कौन होते हैं, जिन्हें की केस के बारे में नॉलेज होती है, जिन्होंने कुछ ना कुछ जो कंप्लेन हुई है, जिस बारे में वो कंप्लेन हुई है उसके बारे में उन्हें कुछ नॉलेज है, या उन्होंने कुछ देखा है, या उन्होंने कहीं से कुछ सुना है, तो वो हो गए विटनेसेस। तो विटनेसेस के बयान को दर्ज करना, एविडेंसेस को इकट्ठा करना इन्वेस्टिगेशन में आता है। ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन द पुलिस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ओपिनियन। जब पूरे इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, सबूत इकट्ठे हो जाते हैं, विटनेसेस के जो बयान है वो दर्ज हो जाते हैं, तो पुलिस क्या करती है, एक ओपिनियन बनाती है। If the police think that the evidence points to the guilt of the accused person, then they file a charge sheet in the court. तो जो भी उसने सबूत वगैरह इकट्ठे किए, अगर उन सभी सबूतों से ऐसा लग रहा है कि जिस पर्सन पे इल्जाम लगाया गया है वो सच में गिल्टी है, अगर ऐसा लग रहा है, तो पुलिस क्या करेगी, वो एक चार्ज शीट दर्ज करेगी कोर्ट में। मतलब कि अभी ये साबित नहीं हुआ है कि वो पर्सन गिल्टी है, बस पुलिस को ऐसा लग रहा है सबूतों को देखकर कि हाँ ये पर्सन हो सकता है कि ये गिल्टी है। ये सारे जो सबूत हैं ये कुछ इशारा कर रहे हैं कि हाँ ये पर्सन गिल्टी हो सकता है। जैसे कि हमने शांति के केस में देखा कि जब पुलिस आई, पुलिस ने जो है 10,000 रुपए जो है वो देखे कि
शांति के बैग से 10,000 रुपए का एक एनवलप जो है निकला है, तो पुलिस को ऐसा लगा कि हाँ हो सकता है, जैसा कि मिसेस शिंदे कह रही हैं कि हो सकता है कि इसने, जो शांति है, उसने चेन को चोरी किया और उस चेन को बेच कर ये 10,000 रुपए पाए। तो ऐसा हो सकता है कि जो शांति है उसने चोरी की हो। तो सबूतों को देख के पुलिस को ऐसा लगा, उसने ओपिनियन बनाई कि हाँ हो सकता है कि शांति ने चोरी की थी, और इस वजह से फिर उसने क्या किया, पुलिस ने कोर्ट में एक चार्जशीट जो है वो दर्ज की। As stated at the beginning of this chapter, it is not the job of the police to decide whether a person is guilty or innocent. That is for the judge to decide. हमने चैप्टर की शुरुआत में ही बात की थी कि हमें देखने में ऐसा लगता है कि सारे काम पुलिस करती है, पुलिस सजा देती है, पुलिस जो है ये डिसाइड करती है कौन गिल्टी है कौन नहीं, बट हकीकत में ऐसा नहीं होता। पुलिस का काम क्या है, पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, कंप्लेन दर्ज की, फिर इन्वेस्टिगेशन की, और फिर जो भी सबूत वगैरह मिले उसके आधार पे पुलिस को ऐसा लगा कि अगर जो पर्सन है जिसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है वो गिल्टी है, तो फिर उसने चार्जशीट दर्ज कर दी। अभी पुलिस ने ये साबित नहीं किया है, पुलिस ने कोई भी एक तरीके से डिसीजन नहीं दिया है कि हाँ ये पर्सन गिल्टी ही है, और पुलिस के पास ये अधिकार है ही नहीं कि वो किसी पर्सन को दोषी ठहरा सके या उसे सजा दे सके। ये जो काम है ये जज का होता है, राइट। You read in unit 2 about the rule of law, which means that everyone is subject to the law of the land. हमने यूनिट 2 में लॉ के बारे में पढ़ा था और हमने ये समझा था कि हमारे देश में क्या है, कानून सबसे ऊपर है, लॉ सबसे ऊपर है, और सभी लोग जो हैं वो कानून के सामने एक समान हैं, और सभी को ये जो कानून है उसका पालन करना होता है। दिस इंक्लूड्स द पुलिस। अब हम कह रहे हैं कि अगर सभी को कानून का पालन करना है तो मतलब पुलिस को भी कानून का पालन करना पड़ेगा। Therefore, police investigations always have to be conducted in accordance with the law and with full respect for human rights. और इसीलिए पुलिस जो भी काम करती है, जो भी इन्वेस्टिगेशन करती है, तहकीकात करती है, उसे हमेशा इन सभी कामों को, इन्वेस्टिगेशन को कानून के दायरे में रह के करना चाहिए। जो भी वो काम करेगी उसकी ड्यूटी बनती है कि वो लॉ का उल्लंघन ना करे और साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स का रिस्पेक्ट करे। मतलब कि जिन लोगों पे इल्जाम लगा है, अभी उनका इल्जाम साबित नहीं हुआ है, तो उनको रिस्पेक्ट से ट्रीट करें, उनके जो अधिकार हैं वो उनको प्रॉपर्ली दिए जाएं। इस तरीके से जो भी पुलिस अपना काम करेगी तो वो कानून के दायरे में रह के ही काम करे, राइट। The Supreme Court has laid down guidelines that the police must follow at the time of arrest, detention and interrogation. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, बहुत सारी गाइडलाइंस जो हैं वो पुलिस के लिए निकाली हैं कि जब भी पुलिस अपना कोई काम करेगी, अगर किसी को वो अरेस्ट कर रही है, मतलब कि पकड़ रही है, हिरासत में ले रही है, डिटेंशन मतलब एक तरीके से इलीगल तरीके से जब किसी को जेल में डाला जाता है, मतलब कि जब पुलिस जो है वो किसी को जेल में डाल रही है या इंटेरोगेशन कर रही है। इंटेरोगेशन मतलब पूछताछ करना, सवाल जवाब करना। तो अगर पुलिस किसी को अरेस्ट कर रही है, किसी को जेल में डाल रही है, किसी से इंटेरोगेशन कर रही है, जो सवाल जवाब है वो कर रही है, तो इन सभी कामों को करते हुए पुलिस को कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो फॉलो करनी पड़ेंगी। द पुलिस आर नॉट अलाउड टू टॉर्चर और बीट और शूट एनीवन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। पुलिस को ये अधिकार नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे किसी को भी टॉर्चर करे, किसी को भी प्रताड़ित करे, उसको मारे पीटे या उसको गोली से मारे, मतलब उसके ऊपर गोली चलाए। पुलिस को ये अधिकार नहीं है। They cannot inflict any form of punishment on a person even for petty offenses. और जो पुलिस है वो किसी भी क्राइम के लिए, किसी भी ऑफेंस के लिए सजा नहीं सुना सकती, भले ही वो ऑफेंस कितना ही छोटा हो। आप ये नहीं कह सकते कि जब बहुत बड़ा क्राइम होगा, किसी ने किसी को मारा होगा, तब जज सजा सुनाएगा, और जब कोई छोटा सा किसी ने चोरी वोरी कर ली छोटी मोटी, तब पुलिस सजा सुना सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस जो है वो किसी भी केस में सजा नहीं सुनाएगी, पनिशमेंट नहीं देगी। पुलिस का काम सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करना है, सबूतों को इकट्ठा करना है और कोर्ट के सामने मुजरिमों को पेश करना है। जो पुलिस है वो किसी के ऊपर गोली नहीं चला सकती, उसे टॉर्चर नहीं कर सकती। इन्वेस्टिगेशन के दौरान की तहकीकात हो रही है, पूछताछ हो रही है, और वो उसे मारे जा रही है, पीटे जा रही है, उसे किसी पर्सन को जिसके ऊपर इल्जाम लगा है उसको बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है, ऐसा गलत है। अगर वो करती है तो पुलिस की गलती है, उसे ऐसा अलाउड नहीं है, राइट। और किसी भी ऑफेंस के लिए, पेटी ऑफेंसेस मतलब छोटे से छोटे ऑफेंस के लिए भी वो सजा नहीं सुना सकती। और ऑफेंस क्या होता है? ऑफेंस वो सभी काम होते हैं जिन्हें कि हमारा लॉ क्राइम के कैटेगरी में रखता है कि हाँ उसने क्राइम किया है, ठीक है, गुनाह किया है। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके की गाइडलाइंस जो हैं वो पुलिस के लिए लेकी हैं। The Supreme Court of India has laid down specific requirements and procedures that the police and other agencies have to follow for arrest, detention and interrogation of any person. तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स और कुछ प्रोसीजर्स जो हैं वो बताए हैं जिन्हें कि
पुलिस और जो दूसरी एजेंसी जो कि इसी तरीके का काम करती हैं वो अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंटेरोगेशन के टाइम जो कि उन्हें फॉलो करनी है, राइट। पुलिस और दूसरे एजेंसीज को अरेस्ट के टाइम अगर वो किसी का अरेस्ट कर रहे हैं, किसी को डिटेंशन कर रहे हैं या किसी से पूछताछ कर रहे हैं, इन सब कामों को करते हुए कुछ उन्हें प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी, राइट। These are known as the DK Basu guidelines and some of these includes। अब ये जो गाइडलाइंस पुलिस और ये सब के लिए रखी गई हैं अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंटरोगेशन के लिए, इनको हम क्या कहते हैं, DK Basu गाइडलाइंस। और इनमें से कुछ जो गाइडलाइंस है वो कौन कौन सी हैं? The police officials who carry out the arrest or interrogation should wear clear, accurate and visible identification and name tags with their designation। वो पुलिस ऑफिसर जो कोई भी अरेस्ट कर रहे हैं, किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं, किसी से पूछताछ कर रहे हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन का काम कर रहे हैं, उन्हें प्रॉपर तरीके से एकदम ऐसा आइडेंटिफिकेशन मार्क पहनना है। मतलब कि जैसे आपने देखा होगा ना, वर्दी पे बैज लगा रहता है जिसमें कि उनका नाम और उनकी जो डेजिग्नेशन है एक तरीके से वो लिखी रहती है। और डेजिग्नेशन भी जैसे हमने देखा है स्टार्स वगैरह वगैरह लगे रहते हैं वर्दियों पे, तो उनसे हमें पता चलता है कि ये पर्सन किस डेजिग्नेशन का है। तो इस तरीके के सभी आइडेंटिफिकेशन जो मार्क्स हैं, मतलब कि किसी की जो नेम हो गई, नेम प्लेट हो गई कि उसने प्रॉपर अपने नाम के जो बैज है वो पहना हुआ है, उसने प्रॉपर अपने जो डेजिग्नेशन के लिए उसको जरूरत है कोई भी स्टार लगाने, फीतियां लगानी है, वो सारी उसके पास हैं। मतलब कि वो अपनी आइडेंटिटी को किसी भी तरीके से छुपाए ना, उसकी आइडेंटिटी प्रॉपर क्लियर होनी चाहिए, उसकी डेजिग्नेशन लोगों को दिखनी चाहिए, उसका नाम जो है वो प्रॉपर दिखना चाहिए। किसका? पुलिस ऑफिशियल का, जो कि अरेस्ट या इंटेरोगेशन कर रहा है। A memo of arrest should be prepared at the time of arrest and should include the time and date of the arrest। अब जब भी आप कोई सब्जी वगैरह लेते हो तो क्या किया जाता है, आपको पूरा पर्ची बना के दिया जाता है, इतने की सब्जी है, इतने का आलू, इतने का प्याज, इस तरीके से आपको पूरी पर्ची बना के दी जाती है। इसी तरीके से क्या होता है, जब किसी को अरेस्ट किया जाता है तो पर्ची बनाई जाती है कि किस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है, किस डेट को अरेस्ट किया जा रहा है, किस टाइम पे अरेस्ट किया जा रहा है। तो इस तरीके से एक मेमो जो है वो प्रिपेयर करनी होती है पुलिस को। It should be attested by at least one witness who could include a family member of the person arrested। और ये जो मेमो है, जो पर्ची है, एक तरीके से इस पर्ची पे कम से कम एक विटनेस के जो है साइन होने चाहिए। अटेस्टेड मतलब एक तरीके से विटनेस ने उस पे अपना साइन किया होना चाहिए, और वो जो विटनेस है वो आरोपी के फैमिली मेंबर से भी हो सकता है, उसका अपना जो फैमिली मेंबर है वो भी हो सकता है, वो भी मेमो पे साइन कर सकता है। द अरेस्ट मेमो शुड बी काउंटर साइन बाय द पर्सन अरेस्टेड। और साथ ही साथ अरेस्ट मेमो के ऊपर विटनेस का साइन होगा, विटनेस के साथ साथ जिस पर्सन के ऊपर इल्जाम लगाया गया है, जिसको अरेस्ट किया जा रहा है, उसका भी साइन होगा। द पर्सन अरेस्टेड, डिटेन्ड और बीइंग इंटरोगेटेड हैज अ राइट टू इन्फॉर्म अ रिलेटिव, फ्रेंड और वेल विशर। जिस पर्सन को हिरासत में लिया जा रहा है, जिससे पूछताछ की जा रही है, उस पर्सन के पास ये अधिकार है कि वो अपने किसी रिलेटिव को, अपने जान पहचान के पर्सन को, अपने फ्रेंड को, किसी को भी जिसको वो जरूरी समझता है उसे वो बता सके। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने किसी पर्सन को जो है अरेस्ट कर लिया और उसको किसी से बात नहीं करने दे रहे, किसी को बताने नहीं दे रहे कि भाई मुझे अरेस्ट कर लिया गया है। तो अगर पुलिस ऐसा करेगी तो गलत होगा। उस पर्सन के पास ये अधिकार है कि वो अपने किसी करीबी को अपने अरेस्ट के बारे में बता सके कि मुझे इस तरीके से पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। When a friend or relative lives outside the district, the time, place of arrest and venue of custody must be notified by the police within 8 to 12 hours after arrest। अब जरूरी नहीं है कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उसके करीबी, उसके फ्रेंड, रिलेटिव्स जो हैं वो उसके पास ही रहते हो सकता है कि वो पर्सन किसी दूसरे शहर में है और उसके घर वाले जो हैं किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं। ऐसे केस में जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उसके रिलेटिव्स को पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो 8 से 12 घंटे के अंदर अंदर, अरेस्ट के बाद 8 से 12 घंटे के अंदर अंदर उस पर्सन के रिलेटिव्स को इस अरेस्ट की जानकारी दे दें कि आपके इस फैमिली मेंबर को इस तरीके से, इस जुर्म की वजह से, इस चीज के इल्जाम की वजह से क्या है, अरेस्ट कर लिया है। आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉ गारंटी टू एवरी अरेस्टेड पर्सन द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। तो अभी हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो पुलिस वालों के लिए लेकर रखी हैं, और ये सारी चीजें जो हैं वो पुलिस को फॉलो करनी होती हैं किसी भी अरेस्ट, डिटेंशन या इंटरोगेशन के टाइम पे। बट हम बात करते हैं कि अब जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसके पास क्या क्या राइट्स हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 ने और क्रिमिनल लॉ ने उस पर्सन को, जिसको भी अरेस्ट किया जा रहा है, उसको कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो दिए हैं। क्या क्या है वो? द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ द अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड। अब जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उसके पास ये अधिकार है कि जब उसको अरेस्ट किया जाए तो वो पूछ सके कि भाई मुझे किस जुर्म के लिए, किस गुनाह के लिए तुम मुझे अरेस्ट करके ले जा रहे हो।
राइट। तो उसको उसको ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है पुलिस के लिए। मतलब कि जैसे शांति को पुलिस पकड़ के ले गई, अब पुलिस आए दरवाजा खोले और शांति को पकड़ के ले जाए कि चलो 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 तुम्हें जेल ले जा रहे हैं, तो ये कोई बात बनेगी? तो शांति के पास ये अधिकार है कि वो रोक के ये पूछ सके कि ठीक है पुलिस, पहले ये तो बताओ कि तुम मुझे ले किस लिए जा रहे हो, किस लिए मुझे अरेस्ट कर रहे हो। तो ये जो पर्सन के पास जो भी अरेस्ट हो रहा है उसके पास ये अधिकार है कि वो पूछ सके कि मैं मेरे को किस जुर्म के लिए तुम अरेस्ट कर रहे हो। राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। दूसरा राइट ये है कि जब किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसके अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के आगे जो है पेश करना चाहिए। उसका ये अधिकार है कि उसको मजिस्ट्रेट के आगे 24 घंटे के अंदर अंदर पेश किया जाए। मतलब एक तरीके से उसकी जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। मान लो उसको पकड़ के रखा है, 4 दिन तक उसको जेल में रखा है, बाद में मजिस्ट्रेट के आगे उसको पेश किया गया और मजिस्ट्रेट ने कहा कि इसकी तो कोई गलती नहीं, इसे छोड़ दो। तो 4 दिन तक क्यों उसे जेल में रखा था? इसीलिए जो पर्सन है उसका ये अधिकार है कि उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के आगे पेश कर दिया जाए, ताकि अगर मान लो ये पता चले कि भाई पर्सन की कोई भी गलती नहीं है, उसको अरेस्ट नहीं करना था, तो उसको तुरंत की तुरंत छोड़ा भी जा सके। राइट, उसको फालतू में परेशानी ना झेलनी पड़े। द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर्ड ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी। अब जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन गुनेगार ही है। तो आपकी भी सोसाइटी में मान लो कोई कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जहाँ पे पुलिस किसी को पकड़ के ले जा रही है, तो अगले दिन से लोग क्या करने लगते हैं, उसको गंदे तरीके से बोलने लगता है, तुझे तो पुलिस पकड़ के ले गई थी, तू तो गंदा है। तो जरूरी नहीं है जिस पर्सन को पुलिस पकड़ के ले जा रही है वो गुनेगार ही हो सकता है उसके ऊपर इल्जाम लगाया हो सकता है वो इनोसेंट हो। राइट, तो किसी भी पर्सन को आपको एटलीस्ट ऐसे ट्रीट नहीं करना। बाई चांस आपके आसपास कोई पुलिस किसी को पकड़ के ले जा रही है, तो जब तक जज ये नहीं कह देता कि हाँ वो गिल्टी है, तब तक आप उसको गिल्टी नहीं मानोगे। तो क्या है कि ये अधिकार है उस पर्सन का कि जब तक वो गिल्टी साबित नहीं हो जाता, मतलब कि जब तक वो अरेस्ट के अंदर है, पुलिस ने उसको जेल में रखा हुआ है और उसका जो ट्रायल है अभी वो शुरू नहीं हुआ है, कोर्ट में पेशी जो है उसकी अभी शुरू नहीं हुई, उसका जो इल्जाम है वो अभी तक साबित नहीं हुआ है, तब तक पुलिस का कोई अधिकार नहीं है कि वो उस पर्सन को गंदे तरीके से ट्रीट करे, उसे मारे, उसे पीटे, उसे टॉर्चर करे। तो ये पुलिस का अधिकार नहीं है और ये उस पर्सन का अधिकार है कि उसको ट्रीट इस तरीके से ना किया जाए। कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड। अब हमने बहुत बार ऐसा सुना है, जैसा कि हमने शांति के केस में भी देखा कि किस तरीके से जब शांति को सुशील छुड़वाने आया, उसका भाई छुड़वाने आया, तो पुलिस ने सुशील को ही जेल में जो है बंद कर दिया और उसको मारा पीटा और उसको ये बोला कि तुम ये कबूल कर लो कि तुम्हारी एक गैंग है जो कि डोमेस्टिक वर्कर्स की तरह काम करती है और वो घर घरों से चोरी करती है। तो इस तरीके से एक झूठे केस को मनवाने की कोशिश करवाई जा रही थी पुलिस के द्वारा। तो हो सकता है कोई इनोसेंट पर्सन हो और उसको इतना पुलिस मारे, इतना पीटे कि वो पर्सन जो है दुखी होकर कह दे कि हाँ ये जुर्म मैंने ही किया है, भले ही उसने ऐसा ना भी किया हो। ऐसा हो सकता है ना। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कहता है कि अगर किसी पर्सन ने पुलिस कस्टडी में अपना जुर्म कबूल किया है तो उसको एज एविडेंस नहीं माना जाएगा। मतलब कि कल पुलिस जो है मारे पीटे सुशील को और सुशील मान लेता कि हाँ हमारी ये गैंग है, और बाद में पुलिस उसका जो बयान है उसको रिकॉर्ड करके कहती कि हाँ देखो ये सुशील ने खुद बोला था कि इनकी कोर्ट में जाके वो बोले कि सुशील ने खुद बोला था कि इनकी एक गैंग है, ये मिलके चोरी करते हैं, तो यही लोग दोषी हैं। तो कोर्ट क्या कहता, चुप करो, ज्यादा मत बोलो। किसी भी पर्सन जो कि अरेस्ट है उसका हम कोई भी बयान जो है एज एविडेंस मानते ही नहीं है। हो सकता है तुमने से मार पीट के जो है जबरदस्ती ऐसा मानने के लिए कह दिया हो। तो इस तरीके से पुलिस की कस्टडी में कोई भी कन्फेशन जब होगी, कोई भी पर्सन अपना जुर्म कबूल करेगा तो उसको एज एविडेंस नहीं माना जाएगा, सबूत के तौर पे नहीं माना जाएगा। A boy under 15 years of age and women cannot be called to the police station only for questioning। कोई ऐसा लड़का जो कि 15 साल के नीचे का है और कोई भी औरत को पुलिस स्टेशन में सिर्फ सवाल पूछने के लिए नहीं बुलाया जा सकता। मतलब कि पुलिस स्टेशन में पुलिस जो है बैठे बैठे ये नहीं कह सकती, किसी पर्सन को कॉल करे, किसी 15 साल से छोटे बच्चे को बुलाए कि अरे आओ तो मैं पुलिस स्टेशन आना है, तुमसे कुछ पूछताछ करनी है, और किसी औरत को इसी तरीके से बुलाए कि अरे आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, आपसे पूछताछ करनी है। तो पुलिस ऐसा नहीं कर सकती। अगर पुलिस को पूछताछ करनी है तो उसे उनके घर जाना पड़ेगा, उस 15 साल से नीचे के लड़के के पास जाना पड़ेगा और किसी भी औरत को के पास जाना पड़ेगा, उसके घर जाना पड़ेगा और वहां पे पूछताछ करनी पड़ेगी। वो उनको पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकते। राइट, तो ये राइट जो है वो उस पर्सन के पास है जिनको की अरेस्ट किया जा रहा है, जिनसे इस तरीके से पूछताछ हो रही है। नाउ लेट अस रिटर्न टू द स्टोरी ऑफ शांति एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इसको हमें शांति की स्टोरी से रिलेट करके आंसर देना है। When Shanti was arrested for theft, S.I. Rao also kept her brother Sushil in the police lockup for 2 days.
Was it legal for the police to detain him? Does it violate the DK Basu guidelines? तो इसमें पूछा गया है कि जब शांति को अरेस्ट किया गया था तो शांति के भाई सुशील को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और 2 दिन तक जेल में रखा था। तो क्या पुलिस के लिए पुलिस ने ये जो काम किया क्या ये लीगल था? नहीं, क्योंकि सुशील के ऊपर तो कोई इल्जाम ही नहीं लगा है। सुशील को किस लिए जो है जेल में डाला जा रहा है? तो पुलिस जो है ये इलीगल काम कर रही है। उसको किसी भी बिना इल्जाम के, किसी भी कारण के इस तरीके से उसको जेल में नहीं डाल सकती पुलिस, क्योंकि इल्जाम, चलो उन्होंने शांति को पकड़ा तो शांति के ऊपर किसी ने इल्जाम लगाया था, बट सुशील के ऊपर तो किसी ने इल्जाम नहीं लगाया था। ना ही किसी ने ये बोला था कि हमें सुशील पे शक है, तो उस पर्सन को तो बस बीच में उठाया और जेल में डाल दिया, उसकी कोई गलती भी नहीं थी। तो हाँ, पुलिस ने ये इलीगल काम किया, लीगल नहीं था। और हाँ, जब पुलिस ने ऐसा किया, जब पुलिस ने सुशील को जेल में डाला, तो इसकी वजह से डीके बासु की जो गाइडलाइंस है उनका भी वायलेशन हुआ। Now, second part is, did SI Rao do enough to question witnesses and compile evidence before arresting Shanti and not filing a case against her? इसमें बोला जा रहा है कि क्या जो SI राव थे उन्होंने पर्याप्त मात्रा में क्वेश्चन वगैरह पूछे, सवाल जवाब किए उन लोगों से, जैसे मिस्टर एंड मिसेस शिंदे थे, उनसे प्रॉपर सवाल जवाब किया या नहीं, और प्रॉपर जो एविडेंसेस है क्या उन्होंने इकट्ठे किए कि नहीं शांति के खिलाफ केस दर्ज करने से पहले। तो हमने शांति की कहानी में देखा था कि जब पुलिस आई, SI राव आए, तो उन्होंने बस वो लिफाफा जो कि मिसेस एंड मिस्टर शिंदे को मिला था उसको लिया और इल्जाम लगाना स्टार्ट कर दिया शांति के ऊपर कि हाँ शांति जो है उसी ने चोरी की होगी और चलो हम तुम्हें जेल में ले जा रहे हैं, इस तरीके से। मतलब कि SI राव ने कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे मिस्टर एंड मिसेस शिंदे से कि क्या आपने इन्हें चोरी करते हुए देखा, क्या आप इन्हें प्रॉपर तरीके से पैसे वैसे देते हैं, इनकी जो सैलरी है वो इन्हें टाइम टू टाइम देते हैं, अगर देते हैं तो फिर इन्हें चोरी करने की क्या जरूरत है, क्या कोई और ऐसा तरीका नहीं हो सकता जिससे कि शांति और के पास जो पैसा है वो आया हो, क्या जरूरी है कि उसने बेचा ही होगा, जो सोने की चेन जो चोरी की है वो जरूरी है उसने चोरी ही की होगी। तो इस तरीके से और क्वेश्चंस पूछे कि आप कहाँ थे, क्यों आपको लगता है कि आपने जो शांति है उसने चोरी की होगी, क्या इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो SI राव ने नहीं पूछे, उन्होंने बस सीधा जो है मिस्टर एंड मिसेस शिंदे की बात पे यकीन कर लिया और शांति को अरेस्ट करके ले गए। In keeping with the duties of the police as stated above, what else do you think SI Rao could have done as part of his investigations? अब हमने जो पुलिस की ड्यूटीज पढ़ी उनके मुताबिक बोला जा रहा है कि आप उन ड्यूटीज को ध्यान में रखते हुए ये बताओ कि जो SI राव हैं वो और क्या क्या कर सकते थे इस इन्वेस्टिगेशन में। तो हमने देखा सबसे पहले तो उन्हें सवाल जवाब जो है वो प्रॉपर तरीके से करने चाहिए थे, उनको इतनी जल्दीबाजी में सब कुछ नहीं करना चाहिए था। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मिस्टर एंड मिसेस शिंदे की बात सुनी, उन्होंने शांति की तो बात सुनी ही नहीं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वन साइडेड होकर काम किया, एक ही पक्ष का जो है साथ दिया या यूं कहें उसकी बात सुनी, दूसरे पक्ष को तो उन्होंने सुना ही नहीं। तो थोड़ा आराम से जो है थोड़ा शांति से काम लेना चाहिए था। साथ ही साथ पुलिस ने किस तरीके से सुशील को भी अरेस्ट कर लिया, उसको जेल में डाला, उसको मारा पीटा, वो भी नहीं करना चाहिए था SI राव को। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, नाउ लेट अस टेक अ स्लाइटली डिफरेंट सिनेरियो। अब हम थोड़ा से अलग सिनेरियो की बात करेंगे। कैसा अलग? Shanti and her brother Sushil go to the police station to complain that Mr. Shinde's 20-year-old son had stolen rupees 15,000 that they had been saving up. Do you think that the officer in charge of the police station will promptly lodge an FIR? तो अब हम थोड़ी सी ना जो हमने स्टोरी पढ़ी है किस तरीके से मिस्टर एंड मिसेस शिंदे की जो है एक चेन चोरी हो जाती है और वो शांति के ऊपर इल्जाम लगाने लगती हैं। शांति उनके घर में काम करती थी तो वो इल्जाम लगाती हैं कि इसी ने काम करते टाइम मेरी जो चेन है वो चोरी की होगी। तो अब हम स्टोरी को थोड़ा सा बदलते हैं। हम ये सोचते हैं कि शांति और सुशील जो है कुछ पैसे पिछले काफी टाइम से वो बचा रहे थे, लगभग 15,000 रुपए जो है उन्होंने जमा कर लिए थे और अब वो 15,000 रुपए जो है वो चोरी हो जाते हैं और शांति और सुशील को लगता है कि जो चोरी है वो मिस्टर एंड मिसेस शिंदे के 20 वर्षीय लड़के ने की है, मतलब उनके बेटे ने जो शांति और सुशील है उनके 15,000 रुपए जो है वो चोरी कर लिए हैं। सुशील और शांति जो है वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और बोलते हैं कि मिस्टर एंड मिसेस शिंदे के जो बेटे हैं उन्होंने हमारे पैसे चोरी कर लिए हैं। तो क्या आपको लगता है कि उसी तरीके से कार्रवाई होती, बहुत ही प्रॉम्प्टली जो है वो इनकी FIR लॉन्च की जाती, जैसा कि हमने मिस्टर एंड मिसेस शिंदे के केस में देखा पहले कि जब उन्होंने शांति के ऊपर इल्जाम लगाया तो किस तरीके से पुलिस ने जल्दी से उनकी कंप्लेंट लॉन्च कर ली। तो क्या इस सिनेरियो में भी ऐसा ही होता कि जल्दी से शांति और सुशील की जो FIR है वो दर्ज कर ली जाती? तो हमें पता है कि ऐसा तो बहुत मुश्किल ही होता। जो पुलिस स्टेशन वाले हैं, जो पुलिस है वो उनको डांट के भगा देती है, अरे तुम्हारे क्या पैसे चोरी करेंगे, तुम्हारे पास इतना पैसा था भी, क्यों झूठा झूठा इल्जाम लगा रहे हो। तो इस तरीके से हो सकता है कि
पुलिस स्टेशन में जाके शांति और सुशील को बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और बहुत मुश्किल से हो सकता है कि उनकी जो एफआईआर है वो दर्ज हो जाती। List a few factors that in your opinion may influence the decision of the police to register or not register an FIR। तो हम क्या क्या कारण ऐसे सोच सकते हैं जिनकी वजह से हमें लगता है कि जो पुलिस है वो उनकी जो कंप्लेन है वो रजिस्टर कर लेती या नहीं रजिस्टर करती। तो हमने कहा कि इतने आसानी से हो सकता है कि पुलिस ने शांति और उसके ब्रदर की एफआईआर जो है वो ना दर्ज की होती, क्योंकि पहले हम एक फैक्टर बोल सकते हैं कि वो दोनों गरीब हैं, तो उनकी बात के ऊपर इतनी जल्दी पुलिस जो है वो नहीं विश्वास की होगी। वो उनसे बहुत ज्यादा सवाल जवाब करेगी, तुम्हें कैसे पता कि मिसेस शिंदे के बेटे ने ही चोरी की है, क्या तुमने उन्हें चोरी करते हुए देखा है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तो तुम झूठ बोल रहे हो, ज्यादा इल्जाम मत लगाओ। तो इस तरीके से उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि वो गरीब हैं। ऊपर से हो सकता है कि उनको जो फॉर्मेलिटीज वगैरह पूरी करनी हो, कोई फॉर्म्स वगैरह भरने हो, ऐसा कुछ जो प्रोसीजर है हो सकता है वो उसको अच्छे तरीके से ना कर पाए हो, इस वजह से जो पुलिस है उसने प्रॉपर तरीके से एफआईआर जो है वो दर्ज ना की हो। वैसे तो एफआईआर दर्ज करने में इतना कोई प्रोसीजर होता नहीं है, नॉर्मली कोई पर्सन जो है वो जाएगा, अपनी जो कंप्लेन है वो बताएगा और पुलिस को वो लॉन्च करनी होती है। तो एक कारण जो सबसे बड़ा निकल के आता है वो ये है कि हाँ वो गरीब है, तो इस वजह से हो सकता है पुलिस उनकी जल्दी ना सुने। अभी तक हमने एफआईआर जो है वो थोड़ा बहुत बीच बीच में डिस्कस किया है, जैसे कि अभी इन क्वेश्चंस में ही डिस्कस किया कि क्या जो सुशील और शांति की जो कंप्लेन है वो दर्ज की जाती, क्या एफआईआर जो पुलिस है वो लॉन्च कर देती अगर ये दोनों कंप्लेन लेके आते। तो ये एफआईआर है क्या, तो इसके बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, ये क्यों इतनी जरूरी है। तो एफआईआर की जो फुल फॉर्म है वो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो आपको नाम से ही पता चलता है कि पहली जानकारी, मतलब कि जब भी किसी पुलिस वाले को जो पुलिस स्टेशन में आके अगर कोई सबसे पहले किसी क्राइम की जानकारी दे रहा है, तो क्या वो जानकारी दी गई, किस तरीके से कंप्लेन की, तो वो उसका पूरा जो रिकॉर्ड है वो क्या है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। It is with the registration of an FIR that the police can begin their investigation into a crime। अब FIR इतनी जरूरी क्यों है, क्योंकि जब तक FIR दर्ज नहीं होगी तब तक पुलिस जो है वो अपना काम, इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू नहीं करेगी, क्योंकि पुलिस किस बेसिस पे जो तहकीकात है वो शुरू करेगी, जब तक कि वो कंप्लेन रिसीव ही नहीं करेगी। और कंप्लेन कैसे रिसीव करेगी, एफआईआर के थ्रू। पुलिस के पास कोई कंप्लेन लेके आया और उस कंप्लेन को पुलिस जो है अपने पर्चे में लिख देगी, और जो पर्चे में लिखा उसने उसी को हम कह देंगे ये एफआईआर है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। The law states that it is compulsory for an officer in charge of a police station to register an FIR whenever a person gives information about a cognizable offense। तो हमारा जो लॉ है वो ये कहता है कि जो किसी भी पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज है उसकी ये ड्यूटी है कि वो कंपल्सरीली किसी भी ऐसे कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में लिखे, इंफॉर्मेशन लिखे, मतलब कि एफआईआर दर्ज करे जिसके बारे में कोई पर्सन अपनी कंप्लेन लेके आता है। मतलब कोई भी पर्सन पुलिस स्टेशन में अगर आ रहा है कि ये ऑफेंस हो गया है, ये मेरे साथ गलत हुआ है, तो पुलिस की ये ड्यूटी है कि वो एफआईआर दर्ज करे। अभी यहाँ पे वर्ड आया है कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब ये है कि कोई ऐसा ऑफेंस जिसमें पुलिस जो है किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है बिना कोर्ट के ऑर्डर्स के। तो कोई ऐसा ऑफेंस जिसमें कि कोर्ट के ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है, तो वो हो गया कॉग्निजेबल ऑफेंस, राइट। तो कोई भी ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसके बारे में कोई पर्सन इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, तो उसके लिए पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी होगी। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन टू द पुलिस ईदर ओरली और इन राइटिंग। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो कंप्लेन लेके कोई आ रहा है, तो हो सकता है वो खुद जाके जो है पुलिस को बोल बोल के बताए जी ऐसा हो गया वैसा हो गया, और हो सकता है वो राइटिंग में पेपर पे लिख के दे रहे कि हाँ मेरे साथ ये हुआ है। तो ओरली भी वो पर्सन अपनी कंप्लेन लिखवा सकता है, एफआईआर दर्ज करवा सकता है, और राइटिंग में देके भी पर्सन एफआईआर दर्ज करवा सकता है। The FIR usually mentions the date, time and place of the offense, details the basic facts of the offense, including a description of the event। अब FIR में क्या क्या लिखा होता है, पहले तो डेट, किस डेट को वो जो ऑफेंस है वो हुआ है। किसी ने अगर चोरी कर ली है तो मतलब किसी के घर में चोरी हो गई, मतलब मान लो मिस्टर और मिसेस शिंदे की हम बात कर रहे हैं, उनके घर में चोरी हो गई, तो वो जाएंगे दौड़े दौड़े पुलिस स्टेशन पे कि पुलिस पुलिस हमारे घर में चोरी हो गई है, आप एफआईआर लिख दो। तो पुलिस क्या बोलेगी, एफआईआर में लिखूं तो मैं क्या लिखूं, कब तुम्हारे यहाँ चोरी हुई, किस दिन जो है चोरी हुई। तो फिर मिस्टर और मिसेस शिंदे जो है वो डेट बताएंगे कि इस डेट को हमारे यहाँ चोरी हुई, लगभग ये टाइम था, इतने से इतने बजे के बीच में चोरी हुई है, और हमारे घर पे चोरी हुई है। प्लेस उन्हें बताना पड़ेगा, टाइम बताना है, डेट बताना है, और ऑफेंस की जगह बतानी है, और डिटेल्स बतानी है कि क्या क्या हुआ होगा। बेसिक फैक्ट्स बताने हैं, पूरा जो आप जिस चीज की कंप्लेन लेके आए हो उसकी डिटेल भी बताओ कि ऐसा हुआ, हम बाहर गए थे, तब जो शांति है वो घर में झाड़ू पोछा कर रही थी, तो उसी टाइम जो है उसी के बीच में चेन जो है वो गायब हुई, मैं जब गई थी घर से निकल के तब मैंने चेन जो है ड्रॉअर में रखी थी, फिर मैं घर से बाहर गई,
मार्केट गई, फिर मैं आके देखी तो चेन थी ही नहीं और इस बीच में सिर्फ और सिर्फ शांति ही अपने घर थी। तो इस तरीके से पूरी जो डिटेल है, पूरा जो फैक्ट है वो बताना पड़ेगा। ये कहानी मैंने अपनी मर्जी से आपको बताई है ताकि आप एग्जाम्पल जो है वो समझ सको शांति की स्टोरी से रिलेट करके। द आइडेंटिटी ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन एंड विटनेसेस इज ऑल्सो मेंशन्ड। मतलब कि जो एक्यूज्ड पर्सन है जिसके ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हो, एक्यूज्ड, वो दिखता कैसा है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो कौन है। जैसे कि इस केस में मिस्टर एंड मिसेस शिंदे बताएंगे कि जो शांति है उसने हमें लगता है चोरी की है, हम उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, वो हमारे घर में डोमेस्टिक हेल्पर है। इस तरीके से उसके बारे में बताएंगे। जो विटनेसेस हैं वो भी अपनी जो आइडेंटिटी है वो भी बताएंगे, गवाहों का भी जो नाम है, उनकी जो आइडेंटिटी है वो भी लिखी जाएगी। द एफआईआर ऑल्सो स्टेट्स द नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द कंप्लेनेंट। अब जो कंप्लेन कर रहा है उसका भी नाम पता जो है वो दर्ज किया जाएगा एफआईआर में। There is a prescribed form in which the police registered an FIR and it is signed by the complainant. अब FIR जो है वो ऐसे ही नहीं कि आपने डायरी उठाई और लिखना शुरू कर दिया। FIR लिखने के लिए भी प्रॉपर एक फॉर्म है जिसमें कि दर्ज होती है FIR। मतलब कि गवर्नमेंट ने बता रखा है कि इस फॉर्म में यहाँ पे उसने पूरा लिखा हुआ है, या नाम, यहाँ डेट, यहाँ जो भी है, इस तरीके से पूरा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है जिसमें कि FIR दर्ज होती है। और उस एफआईआर में फिर जो कंप्लेनेंट है, मतलब कि जो पर्सन शिकायत कर रहा है, हमारे केस में मिस्टर और मिसेस शिंदे जो है वो शिकायत कर रहे थे, तो उनका साइन जो है एफआईआर पे चाहिए होगा। द कंप्लेनेंट ऑल्सो हैज अ लीगल राइट टू गेट अ फ्री कॉपी ऑफ द एफआईआर फ्रॉम द पुलिस। अब जो कंप्लेन कर रहा है उसका ये लीगल राइट है, उसका ये अधिकार है कि वो एफआईआर की कॉपी जो है वो पुलिस से मांग सकता है कि आपने कंप्लेन तो दर्ज कर दी बट इसकी कॉपी हमें दे दो, ताकि हमें पता लग सके कि आपने क्या क्या कंप्लेन जो है दर्ज की, क्या नहीं की। एक तरीके से प्रूफ के तौर पे जो एफआईआर है उसकी कॉपी कंप्लेनेंट के जो है वो ले सकता है। तो ये हमने समझा कि एफआईआर क्या होती है, क्यों ये इतनी ज्यादा जरूरी है, इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है। भाई जब तक एफआईआर ही दर्ज नहीं होगी तब तक तो पुलिस अपना काम शुरू ही नहीं करेगी। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस पूरे सेक्शन में वी गॉट टू नो व्हाट इज द रोल ऑफ पुलिस and how it plays a crucial role in collecting all the evidences, recording the statements of witnesses, and forming an opinion whether the person who is being accused is having a possibility of being accused or guilty। मतलब कि जिस पर्सन के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि क्या सारे सबूत ये इशारा कर रहे हैं कि हाँ वो पर्सन गिल्टी हो सकता है, तो ये ओपिनियन जो है वो पुलिस फॉर्म करती है। देन इट फाइल्स अ चार्ज शीट इन द मजिस्ट्रेट कोर्ट। तो हमने ये पूरा जो काम है एक तरीके से वो पूरा समझ चुका है कि क्या क्या जो काम है वो पुलिस करती है, किस तरीके से वो चार्ज शीट फाइल करती है, किस तरीके से वो एविडेंसेस इकट्ठा करती है, उसका काम क्या क्या होता है, उसकी ड्यूटीज क्या क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के लिए क्या क्या गाइडलाइंस जो है वो लेकी हैं, किस तरीके से जो पर्सन जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, ये सब, उसके क्या क्या राइट्स हैं, वो सब हमने जो है डिस्कस कर चुका है। What is the role of the public prosecutor? So in the last video, we discussed the role of the police, and there we saw that the role of the police is to collect all the evidences and to record the statements of the witnesses, and then they form the opinion that whether all the evidences and the statements that they have recorded, whether they are kind of pointing towards that the person who is accused is guilty or not. So on the basis of that opinion, if they feel that the person who is being accused of the crime is guilty, then they file a charge sheet in the magistrate's court, and then the process starts, then the court comes into the picture। मतलब कि जो पुलिस है वो ये डिसाइड नहीं करती कि कौन गिल्टी है, वो ये प्रूफ नहीं कर देती कि ये जो इंसान है जिसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है वही गिल्टी है, उसी ने क्राइम किया है, ऐसा नहीं होता। पुलिस का काम तो सिर्फ सबूत इकट्ठा करना है, विटनेसेस के जो स्टेटमेंट्स हैं वो रिकॉर्ड करना है, और एक तरीके से वो ओपिनियन बनाती है कि भाई जो भी मैंने विटनेसेस के बयान लिए हैं, मैंने जो भी एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं, उनसे ये लग रहा है कि ये पर्सन गिल्टी हो सकता है। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, चार्जशीट फाइल करते हैं। मतलब कि अभी उन्होंने ये नहीं बोला कि यही गिल्टी है, उसने बस बोला है कि लग रहा है कि चलो देखते हैं आगे, हो सकता है यही पर्सन गिल्टी हो और हो सकता है नहीं भी हो, तो वो आगे मजिस्ट्रेट के कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर देते हैं। तो उसके बाद जो पूरा प्रोसीजर है कोर्ट का वो स्टार्ट होता है, और जज जो है वो फाइनली डिसाइड करता है कि वेदर द अक्यूज्ड इज गिल्टी और नॉट, कि जिसके ऊपर इल्जाम लगाया है क्या वही गिल्टी है या कोई और है, राइट। तो पनिशमेंट जो देने का काम है वो पुलिस का नहीं होता, बट इट इज द वर्क ऑफ जज, राइट। तो इस तरीके से हम देख रहे थे, हमने शांति की कहानी में जितने भी मेन किरदार देखे, जो इंपॉर्टेंट रोल्स जिन्होंने प्ले किए हैं, पुलिस की बात की हमने, फिर हमने देखा कि उसमें एक जो पर्सन था वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी था। तो अब हम इसका रोल देखते हैं कि इसका क्या रोल है।
A criminal offense is regarded as a public wrong. So last chapter में हमने criminal law versus civil law पढ़ा था, मतलब कि जो criminal law होता है और civil law होता है, इनके बीच में difference क्या है। तो हमने पढ़ा था कि criminal law वो सारे इश्यूज से डील करता है जिनको कि क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी माना जाता है, मतलब कि ऐसे क्राइम जो कि एक तरीके से पूरी सोसाइटी के लिए खतरा है। मैंने आपको मर्डर का एग्जांपल दिया था कि अगर किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन का मर्डर कर दिया है तो वो एक तरीके से पूरी सोसाइटी के लिए ही खतरा है। क्या कल वो पर्सन किसी और का मर्डर कर सकता है, राइट? अगर किसी घर में चोरी हो रही है तो पूरी सोसाइटी पे ही खतरा है। आज एक घर में चोरी हुई, कल किसी और में हो सकती है, राइट? तो जिन भी इश्यूज में, जिन भी केसेस में पूरी सोसाइटी के ऊपर खतरा हो, दैट केस विल कम अंडर क्रिमिनल लॉ, राइट? और उसे हम क्रिमिनल ऑफेंस कहेंगे, जो कि एक तरीके से पूरी पब्लिक के खिलाफ जो है गलत है। वहीं कोई ऐसा केस हो गया जिससे कि पूरी सोसाइटी पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, जैसे कि किन्हीं दो लोगों में जमीन को लेकर जो है झगड़ा हो रहा है, अब उससे पूरी सोसाइटी के ऊपर खतरा नहीं मंडरा रहा क्योंकि उन दोनों का जो है आपसी मामला है, किसी ने किसी की जमीन जो है ले ली है, तो उसको जो है क्या होगा कि कोर्ट में वो लोग जाएंगे और अगर जो भी पर्सन गलत है उसको जो जज है वो बोल देगा कि भाई इसकी जमीन जो तुमने ली है इसको वापस कर दो, इसको इतना इतना जुर्माना दे दो। तो मतलब कि पूरी सोसाइटी के ऊपर हमें खतरा यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो ऐसे केसेस जहाँ पे पूरी सोसाइटी के ऊपर खतरा नहीं होता, जहाँ पे सिर्फ उन्हीं दो लोगों के बीच में जो है अफेक्ट हो रहा है, उन्हीं दो लोगों पर अफेक्ट हो रहा है जो कि उस केस में इन्वॉल्व है। हमने टेनेंट और जो लैंडलॉर्ड है उसका केस लिया था कि किस तरीके से अगर कोई टेनेंट है वो रेंट नहीं दे रहा अपने लैंडलॉर्ड को, तो उन दोनों के ही बीच की बात है, इससे पूरी सोसाइटी के ऊपर खतरा नहीं मंडरा रहा, राइट? तो उन दोनों के बीच में जो है वो सुलह हो जाएगी, राइट? तो ऐसे केसेस किसके अंडर आएंगे? सिविल लॉ के अंडर आएंगे। तो क्रिमिनल ऑफेंसेस कौन से होते हैं? जो कि पब्लिक रॉन्ग माने जाते हैं, जो कि पूरी जनता के लिए गलत माने जाते हैं, कि उनका जो असर है वो पूरी जनता के ऊपर होने वाला है, सोसाइटी के ऊपर होने वाला है। What is meant by this is that it is considered to have been committed not only against the affected victim but against society as a whole. तो ये मैंने आपको बताया कि क्रिमिनल ऑफेंस ऐसा एक ऑफेंस है, ऐसा एक तरीके से गुनाह है जिसको कि सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि जिसके साथ वो घटित हुआ है सिर्फ उसी पे उसका अफेक्ट पड़ेगा, उसी के खिलाफ वो गलत हुआ है, नहीं, ऐसा माना जाएगा कि वो पूरी सोसाइटी के लिए गलत हुआ है। जैसे कि अभी हाल ही में एक न्यूज चल रही है कि एक दिल्ली में 17 ईयर ओल्ड जो गर्ल है उसके ऊपर किसी ने एसिड फेंक दिया एंड शी इज वेरी सीरियस। तो अब देखो ये जो केस है इसमें हम ये नहीं कह सकते कि किसी ने अगर एसिड फेंका उस लड़की के ऊपर तो सिर्फ और सिर्फ उस लड़की के साथ गलत हुआ। हम ऐसा मानेंगे कि पूरी सोसाइटी के ऊपर जो है खतरा है, पूरी सोसाइटी के साथ जो है गलत हुआ है, पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट ये क्राइम हुआ है, राइट? तो इस तरीके से इन केसेस को ऐसा माना जाता है जो कि सिर्फ और सिर्फ उस विक्टिम को ही अफेक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ उस लड़की के ऊपर उसका असर नहीं हुआ है बल्कि पूरी सोसाइटी के ऊपर उसका अफेक्ट हुआ है। जैसे कि अब पूरी जो सोसाइटी है वो एक तरीके से दहल गई है, खतरे में है, वो टेंशन में है कि कल हमारी जो लड़कियां हैं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां हैं, वो जाएंगी, है ना? कल आज लड़कियों के साथ हो रहा है, कल कोई गुस्से में हो सकता है लड़कों के ऊपर एसिड फेंकने लगे। इस तरीके से पूरी सोसाइटी को जो है खतरा लग रहा है, राइट? तो ऐसे केसेस में क्या हो रहा है कि सोसाइटी के खिलाफ उस क्राइम को माना जाता है, सिर्फ और सिर्फ उसके ही खिलाफ नहीं माना जाता जिसके साथ हुआ है। Do you remember the case of the dowry death of Sudha that we read about in this previous chapter? तो लास्ट चैप्टर में हमने सुधा की स्टोरी पढ़ी थी और उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से सुधा के हस्बैंड और उसकी जो मदर इन लॉ है उन्होंने कैरोसिन डालकर उसके ऊपर आग लगा दी थी और उसकी वजह से सुधा की जो है जलकर मौत हो गई थी। The case against the accused Lakshman and his family was presented by the state। और उसमें हमने देखा था कि जो केस था उसको हम क्या कह रहे थे? दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब स्टेट वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स। तो उस केस में दो पार्टीज थी, मतलब एक सुधा की फैमिली हो गई या फिर यूं कहें जो केस एक तरीके से जो विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन ने केस उठाया था, तो एक तरीके से सुधा के साइड वाले लोग हो गए और यहाँ पे उसके हस्बैंड लक्ष्मण और उसकी मदर इन लॉ के साइड वाले जो वकील हैं वो हो गए लक्ष्मण के साइड वाले। अब सुधा का जो केस लड़ेंगे, हमें पता है केस कौन लड़ता है? वकील लड़ता है। वकील क्या करता है? अपने अपने क्लाइंट को वो कोर्ट में प्रेजेंट करता है, दलीलें रखता है। तो जो वकील अब सुधा को रिप्रेजेंट करेगा, सुधा के केस को रिप्रेजेंट करेगा, उसको हम क्या कहेंगे? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मतलब कि सुधा का जो केस है वो स्टेट लड़ रही है, क्योंकि इस क्राइम को क्या माना जा रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ सुधा के साथ गलत नहीं हुआ है बल्कि पूरी सोसाइटी के साथ गलत हुआ है। तो ऐसे क्राइम में जो कि सोसाइटी के साथ गलत हुआ है उसको रिप्रेजेंट कौन करता है? स्टेट।
मतलब कि ऐसा माना जाएगा कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ सुधा के साथ गलत नहीं हुआ है, स्टेट के साथ गलत हुआ है, एक तरीके से पूरी कंट्री के साथ गलत हुआ है। और कंट्री को कौन रिप्रेजेंट करेगा? कंट्री के बिहाफ पे जो है कौन ये केस लड़ेगा? गवर्नमेंट लड़ेगी, स्टेट लड़ेगी। और स्टेट को अब मतलब कि अब ये सिर्फ और सिर्फ सुधा का केस नहीं रह गया, अब हम कहेंगे ये गवर्नमेंट है, ये स्टेट है, राइट। देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट, बट हाँ मैं उसको फिलहाल इंटरचेंजेबली जो है यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक तरीके से जो हम कह रहे थे पहले सुधा का केस है, अब वो स्टेट का केस बन जाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सुधा के साथ गलत नहीं हुआ है, पूरे स्टेट के साथ गलत हुआ है। अब इस स्टेट को कौन रिप्रेजेंट करेगा कोर्ट में? वो करेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मतलब जो वकील अब स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, स्टेट की तरफ से जो केस लड़ेगा उसको हम कहेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और लक्ष्मण की तरफ से जो भी वकील केस लड़ेगा उसको हम नॉर्मल एडवोकेट कहेंगे, राइट। मतलब ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है ये भी वकील ही है, राइट। बट क्योंकि ये स्टेट की तरफ से केस लड़ रहा है तो इसको हम क्या कह रहे हैं? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और आपको समझ आ गया कि स्टेट की तरफ से क्यों केस लड़ रहा है? क्योंकि ये एक ऐसा क्राइम हुआ है जिसमें ये माना जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ सुधा के साथ गलत नहीं हुआ है बल्कि पूरी सोसाइटी के साथ गलत हुआ है। इसीलिए इसमें स्टेट सामने निकल कर आई है कि भाई हम लड़ेंगे सुधा के लिए ये केस क्योंकि हमारी सोसाइटी के लिए खतरा है, राइट। और इसी तरीके से जो हमने शांति वाला केस देखा, जैसे कि सुधा के केस में क्या बोला गया? दैट केस वाज कॉल्ड स्टेट वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स। की मतलब ये केस किन दो लोगों के बीच में लड़ा जा रहा है? स्टेट के बीच में और लक्ष्मण कुमार और अदर्स के बीच में, राइट। तो ये दो पार्टीज हो गई। अब यहाँ सुधा का नाम नहीं आ रहा, देखो, राइट। तो स्टेट वर्सेस लक्ष्मण कुमार। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो शांति वाला केस है, शांति का केस क्या था कि शांति के ऊपर इल्जाम लगाया है कि उसने थेफ्ट किया है, उसने चोरी की है, राइट। एक तरफ शांति हो गई और यहाँ दूसरी तरफ कौन थे? मिस्टर एंड मिसेस शिंदे थे। अब इल्जाम ये लगा कि शांति के ऊपर कि उसने चोरी की है। अब चोरी का केस तो ऐसा हो गया जो कि पूरी सोसाइटी के लिए खतरा है, राइट। इसका मतलब कि मिस्टर एंड मिसेस शिंदे के साथ गलत नहीं हुआ, ये पूरी सोसाइटी के साथ गलत हुआ। अब जब सोसाइटी के साथ गलत हुआ तो कौन केस लड़ेगा? स्टेट लड़ेगी। और जब स्टेट केस लड़ेगी तो इसको हम क्या कहेंगे? स्टेट वर्सेस शांति हेमब्राम। मतलब कि अब किन दो लोगों के बीच में केस हो रहा है? स्टेट के बीच में और शांति के बीच में, राइट। और इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये मिसेस शिंदे वर्सेस शांति हेमब्राम हुआ है, राइट। हम कहेंगे स्टेट वर्सेस शांति हेमब्राम, क्योंकि अब तो स्टेट बीच में आ गई है कि ये तो एक ऐसा केस है जो कि सोसाइटी के खिलाफ हो रहा है, राइट। और अब इसमें जो पर्सन स्टेट के को रिप्रेजेंट करेगा, जो स्टेट के तरफ से केस लड़ेगा, उसको हम कहेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जैसे हमने कहानी में पढ़ा था कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जो है मिसेस शिंदे से सवाल पूछे, वो उनको विटनेस की तरह लाए, है ना। अपनी पूरी स्टोरी में हमने पढ़ा था और हमने देखा था कि शांति की तरफ से कौन थी? मिसेस रॉय थी। और हमने उनको क्या कहा था? वो एडवोकेट कमला रॉय हैं। उनको हमने पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं कहा था। पब्लिक प्रोसिक्यूटर हम उसको कहेंगे जो स्टेट की तरफ से लड़। अब क्योंकि जो एडवोकेट कमला रॉय हैं वो शांति को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो कि एक तरीके से एक्यूज्ड है, तो उसको हम कह रहे हैं एडवोकेट कमला रॉय, राइट। तो इस तरीके से पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। इन कोर्ट इट इज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हु रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि कोर्ट में जब ऐसा कोई केस होता है जो कि सोसाइटी के खिलाफ समझा जाता है, तो फिर स्टेट जो है वो केस लड़ती है। और स्टेट को रिप्रेजेंट कौन करता है? जो भी वकील स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा उस वकील को हम क्या कह देंगे जी? वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। The role of the prosecutor begins once the police has conducted the investigation and filed the charge sheet in the court. A public जो प्रोसिक्यूटर है उसका रोल कब शुरू होता है? जब पुलिस ने सारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो कर चुकी होती है और उसने कोर्ट में अपनी चार्ज शीट जो है वो फाइल कर चुकी होती है, तब पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो काम है वो शुरू होता है। He or she has no role to play in the investigation. अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है उसका काम है स्टेट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करना, स्टेट की तरफ से दलीलें देना। उसका काम ये नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे, तहकीकात करे, उसका काम ये नहीं है, राइट। ये काम तो पुलिस का है। द प्रोसिक्यूटर मस्ट कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। अब जो प्रोसिक्यूटर है उसको हम कह रहे हैं कि वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसकी ड्यूटी है कि वो अच्छे से जो स्टेट है उसको रिप्रेजेंट करे। As an officer of the court, it is his or her duty to act impartially and present the full and material facts, witnesses and evidence before the court to enable the court to decide the case. अब क्योंकि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो एक तरीके से स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो एक कोर्ट का ऑफिसर है, राइट। तो उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो सारे फैक्ट्स, विटनेसेस और एविडेंस को, मतलब फैक्ट एक तरीके से जो भी सच्चाई है, विटनेसेस जो भी
गवाह हैं, एविडेंसेस जो भी सबूत हैं, इन सभी को वो इम्पार्शियली कोर्ट के सामने रखे और पूरे तरीके से रखे। ऐसा ना हो कि आधा अधूरा जो है सबूत दिया, आधा नहीं दिया। और इम्पार्शियली मतलब एक तरीके से आप पक्षपात नहीं कर रहे हो, आपका जो इंटरेस्ट है वो किसी एक पार्टी की तरफ झुका हुआ नहीं है, राइट। इम्पार्शियल मतलब जैसे घर में होता है ना कि मम्मी अगर एक भाई को ज्यादा प्यार करने लगती है तो दूसरा बोलता है कि आप पार्शियलिटी कर रही हो, आप उसको ज्यादा प्यार कर रही हो। तो इम्पार्शियल कब होगा? जब मम्मी दोनों को इक्वली प्यार करेगी, राइट। तो उस तरीके से जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसकी ये ड्यूटी है कि वो इम्पार्शियली होकर काम करे, क्योंकि जरूरी नहीं है जिस पर्सन के ऊपर इल्जाम लगा है वो सच में गिल्टी हो। अब यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो किसके खिलाफ दलीलें देगा? शांति के खिलाफ। बट उसको इसको इम्पार्शियली काम करना है। वो पहले से ये सोच के नहीं चल सकता कि शांति तो गिल्टी है ही है, इसी ने जो है गुनाह किया है, राइट। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ये काम है वो इस तरीके से पूरे केस को लेकर चले कि ऐसा ना लगे कि वो मिस्टर और मिसेस शिंदे या फिर जो जिस पार्टी की से वो लड़ रहा है उसी की तरफ झुकी हुई है। वो ये सोच के चले कि जरूरी नहीं है कि सामने वाला गिल्टी ही हो, सब सच्चाई जो है वो होनी चाहिए, उसमें कुछ हेर फेर नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया इम्पार्शियलिटी। तो इस तरीके से जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसे अपना काम करना चाहिए। सो नाउ आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो कौन होता है, उसका क्या रोल होता है। What is the role of the judge? The judge is like an umpire in a game and conducts the trial impartially and in an open court. तो जज जो है वो एक तरीके से एक एम्पायर की तरह है। एम्पायर क्या करता है? वो गेम को खेलता थोड़ी है, वो गेम को बस देखता रहता है और फिर वो एक तरीके से डिसीजन सुनाता है। अगर जैसे क्रिकेट में है तो क्या होगा, अगर बाउंड्री के पार जाएगा तो वो बताएंगे जी 6 गया है, 4 गया है। तो इस तरीके से जो गेम में हो रहा होता है वो उसको वॉच करता है और उसके बेसिस पे डिसीजन देते हैं। एम्पायर क्या करता है? अगर कोई आउट हो जाता है तो वो बताता है कि हाँ आउट हो गया। तो एम्पायर के डिसीजन को हम जो है मानते हैं कि हाँ एम्पायर ने जो है हाथ खड़ा कर दिया है, उंगली दिखा दी है कि ये तो आउट है। तो एम्पायर का काम क्या होता है? डिसीजन देना होता है। इसी तरीके से जो जज है वो भी क्या करता है? ट्रायल को कंडक्ट करता है। मतलब कि जैसे आपने कोर्ट में देखा होगा ना, जज साहब करते रहते हैं ऑर्डर ऑर्डर, तो उनके सामने क्या होता है? एक तरफ एक पार्टी खड़ी होती है, एक तरफ दूसरी, और बीच में क्या होते हैं? जज साहब बैठे होते हैं। और जज साहब जो है दोनों की दलीलें सुन रहे होते हैं। इनका वकील बोलेगा, अपनी दलीलें देगा, इनका वकील जो है अपनी दलीलें देगा, और जज साहब जो है वो सारी बातों को सुनते रहेंगे, सबूतों को देखेंगे और फिर अपना डिसीजन सुनाएंगे कि हाँ कौन गलत है कौन सही है। The judge hears all the witnesses and any other evidence presented by the prosecution and the defense. जज क्या करता है? वो सभी विटनेसेस को सुनता है, जितने भी गवाह होते हैं उनकी बात को सुना जाता है, सभी एविडेंसेस को देखते हैं, वो अच्छे से उनकी जो है उनके बारे में समझते हैं कि एविडेंसेस किस तरफ इशारा कर रहे हैं। और जो भी दलीलें प्रोसिक्यूशन मतलब एक तरीके से जिस पर्सन ने इल्जाम लगाया है, और डिफेंस मतलब वो पर्सन जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है। तो दोनों ही पार्टीज की वो बातें सुनते हैं। The judge decides whether the accused person is guilty or innocent on the basis of the evidence presented and in accordance with the law. तो जज क्या करते हैं? वो ये डिसाइड करते हैं कि जितने भी एविडेंसेस उन्हें मिले, जितने भी विटनेसेस उन्होंने सुने, उनके बेसिस पे क्या जो पर्सन है जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है वो सच में गिल्टी है या वो इनोसेंट है, क्या वो अपराधी है या फिर वो बेगुनाह है। तो सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए फिर वो अपना डिसीजन देते हैं। सबूतों के साथ साथ वो लॉ को भी ध्यान में रखते हैं। तो मतलब लॉ के अकॉर्डिंग और जो भी एविडेंसेस उन्हें मिले हैं उनके बेसिस पे वो अपना डिसीजन देते हैं। इफ द एक्यूज्ड इज कन्विक्टेड देन द जज प्रोनाउंसेस द सेंटेंस। अगर जिस पर्सन के ऊपर इल्जाम लगाया गया है वो कन्विक्ट हो जाता है, कन्विक्टेड मतलब एक तरीके से दोषी करार कर दिया जाता है, ये मान लिया जाता है कि हाँ वो अपराधी है, उसी ने अपराध किया है, तो फिर जज क्या करता है? फिर वो सेंटेंस प्रोनाउंस करता है, एक तरीके से उसे सजा सुनाता है। अब वो सजा किस तरीके की सुनाएगा वो तो केस पे डिपेंड करेगा, केस टू केस डिपेंड करेगा। वो पर्सन को जेल में भी भेज सकता है, उसके ऊपर फाइन भी लगा सकता है, और हो सकता है कि वो दोनों ही चीज कर दे कि तुम्हें जेल भी जाना पड़ेगा और फाइन भी देना पड़ेगा। और जो भी सजा जो है लॉ के बेसिस पे उस पर्सन को मिलनी चाहिए वो सजा फिर जज सुना देगा। तो जज का बेसिकली काम क्या हो गया कि वो ना ही तो वो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करता है, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने का काम किसका है? पुलिस का। ना ही वो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करता, पार्टी को रिप्रेजेंट करने का काम किसका है? एडवोकेट्स का होता है, जो वकील होते हैं उनका होता है। जज क्या करता है? इन सभी के कामों को देखता है, जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया, जो एविडेंसेस सामने आए, जो विटनेसेस हैं, उन सबकी बात को सुनकर जो जज है वो एक डिसीजन पे पहुंचता है, राइट। जैसे कि हमने शांति के केस में देखा कि जब
दोनों ही वकीलों ने, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने और जो एडवोकेट रॉय, उन्होंने जब अपनी अपनी दलीलें रखी तो जज ने सारी बातें सुनी और उसके बाद सारे विटनेसेस की बात को सुनकर, सबूतों को देखकर जज ने क्या बोला कि जो कमला है वो निर्दोष है। कमला नहीं, शांति, कमला तो उनकी एडवोकेट थी, तो शांति जो है वो निर्दोष है। ये जो बात है वो जज फिर सुनाते हैं। मतलब जज ने डिसाइड कर दिया कि हाँ, शांति जो है उसकी कोई गलती नहीं थी, वो निर्दोष है, गलती तो उस गैंग की है जिसको कि पुलिस ने पकड़ा था अभी, राइट। तो इस तरीके से जज जो है वो डिसाइड करता है कि गिल्टी कौन है और कौन नहीं। अब जज को ये जो काम है, जब वो अपनी जजमेंट देते हैं, जब वो सबकी दलीलें सुन रहे होते हैं, तो ये अपना काम जो है इम्पार्शियल होकर करना होता है। इम्पार्शियल मतलब कि उन्हें किसी भी पार्टी की तरफ झुका हुआ नहीं होना चाहिए। जज का जो काम है वो दोनों ही जो पार्टीज हैं उनको बराबर मानना है। अपनी जो ओपिनियन है वो पहले से ही जज को नहीं बनाए रखनी चाहिए कि ये पार्टी जो है वो गलत ही है या ये पार्टी जो है वो सही ही है। इस तरीके से ओपिनियन नहीं होती जज की। जज का काम क्या होता है, वो इम्पार्शियल तरीके से, मतलब कि बिना कोई भेदभाव किए वो जो जजमेंट है वो देता है, सारी दलीलों को सही से सुनता है और फिर वो अपने डिसीजन पे पहुंचता है। और जितने भी सबूत होते हैं, जितने भी विटनेसेस होते हैं, उनके बेसिस पे वो डिसीजन देता है, ना कि किसी पार्टी के फेवर में होके। और अगर जज ऐसा करता है तो वो जज के लिए गलत है। और अगर ऐसा पाया जाएगा कि जज जो है, जज ने कोई ब्राइब वगैरह ली है, कोई रिश्वत ली है किसी पार्टी के पक्ष में अपना डिसीजन देने के लिए, तब डेफिनेटली उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। बट जज का जो काम है वो क्या है कि वो इम्पार्शियल तरीके से अपनी जजमेंट दे, राइट। व्हाट इज अ फेयर ट्रायल? सो इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हर एक वो पर्सन जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है, उसको ये अधिकार है कि उसको एक फेयर ट्रायल मिले। तो उस वीडियो में हमें थोड़ा सा तो आइडिया लग गया था कि फेयर ट्रायल का मतलब क्या होता है। बट अब इस वीडियो में हम और डिटेल में समझेंगे और शांति के केस से रिलेट करके समझेंगे कि फेयर ट्रायल क्या होता है। Let us for a moment imagine that what might have happened if the judge decided to try Shanti's case very differently. तो एक बार के लिए जो सिचुएशन हुई है, जो शांति का केस था, स्टोरी थी, उससे हम थोड़ा सा अलग सोचते हैं और ये इमेजिन करते हैं कि जिस तरीके से शांति के केस को लिया गया, अगर उस तरीके से उसको ना ट्रीट करके किसी और तरीके से, डिफरेंट तरीके से अगर उसको ट्रीट किया जाता तो क्या होता। What if the court did not give a copy of the charge sheet and the statements of witnesses to शांति? हमने ये पढ़ा था कि जब जो एडवोकेट हैं उन्होंने मजिस्ट्रेट के कोर्ट में चार्जशीट फाइल की, जो पुलिस है, पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो करके मजिस्ट्रेट के कोर्ट में चार्जशीट फाइल की थी। और जब चार्जशीट फाइल की थी तो उस चार्जशीट की जो कॉपी है और जो एविडेंसेस या जो विटनेसेस है, उन सब की जो कॉपी है वो शांति को भी दी गई थी। क्या होता अगर ये कॉपी शांति को न दी गई होती तो? What if he held the trial in a secret location where neither शांति nor सुशील were present? क्या होता अगर जो कोर्ट के पूरा प्रोसीजर हुआ, जो सुनवाई हुई, वो किसी ऐसी जगह पे होती जहां पे शांति और उसका भाई सुशील पहुंच ही ना पाते, वो प्रेजेंट ही ना होते। मतलब कि उनकी एब्सेंस में अगर हियरिंग चल रही होती, कि मतलब कोर्ट में शांति और उसका भाई है ही नहीं और शांति के ऊपर केस चल रहा है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ मिसेस और मिस्टर शिंदे और उनका जो लॉयर है वो सब है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता? What if he did not give Shanti's lawyer, Advocate Roy, enough time to question the witnesses of the prosecution, such as Mrs. Shinde, and instead had already decided that Shanti was guilty? क्या होता कि अगर जो जज है वो शांति के लॉयर, मतलब कि एडवोकेट रॉय को इतना टाइम देते ही नहीं कि वो जो दूसरे विटनेसेस हैं, जो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस हैं, मिसेस शिंदे हो गई, और मतलब जिन लोगों ने उनके ऊपर इल्जाम लगाया था, शांति के ऊपर इल्जाम लगाया था, अगर उनसे प्रॉपर सवाल पूछने के लिए लॉयर को, एडवोकेट रॉय को टाइम ना दिया जाता तो क्या होता? इफ दिस हैड हैपेंड देन इट वुड बी अ केस ऑफ एन अनफेयर ट्रायल। अगर ये सभी कुछ होता, जो भी बातें अभी हमने डिस्कस की, कि अगर शांति को चार्जशीट की जो कॉपी है वो ना दी गई होती, अगर जो ट्रायल है वो किसी ऐसी जगह पे होता जहाँ पे शांति और सुशील प्रेजेंट ही ना हो पाते, या फिर अगर शांति के एडवोकेट रॉय को इतना टाइम ही ना दिया जाता कि वो जो प्रोसिक्यूशन वाली पार्टीज हैं, जो उनके विटनेसेस हैं, उनको सवाल जवाब कर सके, तो इस केस में क्या होता कि हम ये कहते कि शांति के साथ अनफेयर ट्रायल हुआ है, उसका जो सुनवाई है वो निष्पक्ष रूप से नहीं होती, राइट। मतलब कि वो अनफेयर ट्रायल माना जाता। This is because for a trial to be fair, several different procedures have to be observed. क्योंकि किसी भी ट्रायल को फेयर होने के लिए, ट्रायल मतलब सुनवाई, मतलब ये जो पूरा प्रोसीजर चल रहा है, जहाँ पे दोनों एडवोकेट्स अपनी दलीलें दे रही हैं, जहाँ पे ये
जज बैठा है और वो सारे एविडेंसेस वगैरह को देख रहा है। तो ये पूरा जो प्रोसीजर है वो क्या है, वो ट्रायल है, राइट। तो किसी भी ट्रायल को हम फेयर तब कहेंगे जब कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाएगा, मतलब कि किसी भी ट्रायल के फेयर होने के लिए कुछ चीजें हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ेंगी। Article 21 of the Constitution that guarantees the right to life states that a person's life or liberty can be taken away only by following a reasonable and just legal procedure। तो आर्टिकल 21 जो है वो हमें राइट टू लाइफ देता है, राइट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 21 है वो हमें राइट टू लाइफ देता है। और इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन की लाइफ या फिर लिबर्टी मतलब एक तरीके से आजादी जो है, किसी भी पर्सन की लाइफ या उसकी आजादी तभी छीनी जा सकती है जब हम कोई रीजनेबल और जस्ट लीगल प्रोसीजर को फॉलो करें। मतलब कि हम किसी लीगल प्रोसीजर के थ्रू ही हम कानूनी तरीके से ही उस पर्सन की लाइफ को छीन सकते हैं या उसकी आजादी को छीन सकते हैं। अदरवाइज किसी भी पर्सन के पास ये हक नहीं है कि किसी दूसरे पर्सन की लाइफ या लिबर्टी को छीन सके। मतलब कि जैसे लीगल प्रोसीजर को पूरा फॉलो करते हुए जो जज है वो किसी भी पर्सन को जेल की सजा सुनाता है। जेल की सजा सुनाना मतलब वो एक तरीके से उनकी लिबर्टी को छीन रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि पूरे लीगल प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उस पर्सन से जो लिबर्टी है वो छीनी गई, उसको जेल की सजा सुनाई गई। इसी तरीके से कभी कभी जो जजेस हैं वो डेथ सेंटेंस दे देते हैं, फांसी की सजा सुना देते हैं। तो उस केस में भी किसी पर्सन की लाइफ को छीना जा रहा है, बट पूरे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए छीना जा रहा है, किसी रीजनेबल जो वजह है उससे छीना जा रहा है। वहीं ये काम कोई और करे, कोई और किसी को फांसी पे चढ़ा दे, तो क्या होगा, वो गलत होगा, क्योंकि फिर उस पर्सन की राइट टू लाइफ का जो हनन हुआ है। मतलब कि जज अगर वो काम कर रहा है पूरा लीगल प्रोसीजर को फॉलो करके वो काम किया जा रहा है, किसी की जो लाइफ है या फिर किसी की लिबर्टी है वो छीनी जा रही है, तो ठीक है। अगर उसके अलावा लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो ना करते हुए अगर किसी की लाइफ को छीना जाता है, लिबर्टी को छीना जाता है, तो उससे क्या होगा, आर्टिकल 21 का हनन होगा और जो पर्सन ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। मतलब कि किसी ए पर्सन ने बी का मर्डर कर दिया, राइट। ए पर्सन ने बी का मर्डर कर दिया, उसकी जान ले ली, मतलब कि उसकी लाइफ उससे छीन ली। तो अब ए पर्सन ने कोई लीगल प्रोसीजर वगैरह थोड़ी फॉलो किया, उसने तो ये कानून का उल्लंघन किया, तो अब ए को जो है वो सजा मिलेगी, राइट। बट वहीं ए अगर जो है वो जज होता और ये जो पूरा केस है वो चल रहा होता, कोर्ट में सुनवाई होती, और बी एक क्रिमिनल होता जिसके ऊपर ये केस चल रहा होता, और अल्टीमेटली ये निकल के आता कि हाँ बी जो है वो गुनहगार है, और फिर जज जो है वो ये सुनाता कि हाँ बी जो पर्सन है उसको फांसी की सजा होगी। तो इस केस में जज ने एक तरीके से बी की जान ली, उसको उसकी लाइफ छीन ही रहे हैं, बट पूरा प्रोसीजर फॉलो करके, तो ये ठीक है, ये रीजनेबल है। अदरवाइज ये चीज अलाउ नहीं है। A fair trial ensures that Article 21 of the Constitution is upheld। अब फेयर ट्रायल जो है वो ये इंश्योर करता है कि इस आर्टिकल 21 की जो है इज्जत रखी जाए, ये आर्टिकल 21 जो है वो फॉलो हो। कैसे जो है ये फेयर ट्रायल इंश्योर करता है, क्योंकि अगर किसी के साथ फेयर ट्रायल नहीं हुआ, किसी के साथ गलत तरीके से उसको सजा सुना दी गई, मतलब कि जज ने जो पूरे लीगल प्रोसीजर्स वगैरह हैं वो फॉलो नहीं किए और उसको फांसी की सजा सुना दी, तो क्या होगा, तो फिर उस पर्सन के आर्टिकल 21 मतलब कि उसके राइट टू लाइफ का हनन होगा। क्योंकि भले ही जज ने वो सजा सुनाई है, बट लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया, तो लीगल प्रोसीजर्स जो हैं वो फॉलो करने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और फेयर ट्रायल क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि सारे लीगल प्रोसीजर्स जो हैं वो फॉलो हों। सो इसीलिए ये इंश्योर करता है कि आर्टिकल 21 जो है वो भी बचा रहे, उसका उल्लंघन ना हो। Let us now return to Shanti's case as described in the storyboard and identify the essential elements of a फेयर ट्रायल। तो अब हमने जो शांति का केस पढ़ा उसमें हम देखते हैं कि क्या शांति के साथ जो है फेयर ट्रायल हुआ या नहीं हुआ। फर्स्टली, शांति वाज गिवन अ कॉपी ऑफ द चार्ज शीट एंड ऑल अदर एविडेंस दैट द प्रोसिक्यूशन प्रेजेंटेड अगेंस्ट हर। तो हमें पता है कि शांति को चार्जशीट की कॉपी दी गई थी और जो भी दूसरे एविडेंसेस वगैरह थे जो कि प्रोसिक्यूशन मतलब जो लोगों ने एक तरीके से इल्जाम लगाया हुआ है शांति के ऊपर, उन लोगों ने जो भी एविडेंसेस वगैरह इकट्ठे हुए थे, जो पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने जो भी एविडेंस इकट्ठा किए थे, उन सबकी कॉपी, चार्जशीट की कॉपी, वो सब शांति को दिया गया। शांति वाज चार्ज्ड विद द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट दैट वाज डिफाइंड एज अ क्राइम इन द लॉ। अब शांति के ऊपर इल्जाम लगा था चोरी का, और चोरी को जो कानून है वो एक क्राइम मानता है, एक अपराध मानता है। द ट्रायल वॉज हेल्ड इन एन ओपन कोर्ट। जो ट्रायल है, जो सुनवाई है, वो एक ओपन कोर्ट में हुई थी, इन पब्लिक व्यू। ओपन कोर्ट का मतलब कि हर ब्रदर सुशील कुड अटेंड द कोर्ट हियरिंग्स, मतलब कि ऐसे लोग जो कि जिनके ऊपर केस चल रहा है, जो लोग केस में इन्वॉल्व हैं, उनसे रिलेटेड लोग जो हैं वो आके सुनवाई को सुन सकें, जो जज कार्रवाई कर रहे हैं, जो कोर्ट में कार्रवाई चल रही है उसको आके सुन सकें, दैट इज ओपन कोर्ट।
मतलब कि जो शांति का भाई है सुशील, वो भी कोर्ट में बैठकर पूरी जो कार्रवाई है उसे सुन सकता था। ऐसा नहीं होगा कि जो शांति है, मिसेस शिंदे है और लॉयर्स के अलावा कोई और कोर्ट में प्रेजेंट होगा ही नहीं, कोई और सुनवाई को सुन ही नहीं सकता। तो ये चीज नहीं है, राइट। ओपन कोर्ट का मतलब कि कोई भी जो पर्सन है वो इस हियरिंग को सुन सकता है। द ट्रायल वॉज हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड, और जो ट्रायल है, जो पूरी सुनवाई हुई, वो एक्यूज्ड के प्रेजेंस में हुई। मतलब कि जब ये पूरे कोर्ट की प्रोसीजर चल रहा था, सुनवाई चल रही थी, तब शांति वहां पे प्रेजेंट थी। एक्यूज्ड कौन है? एक्यूज्ड मतलब जिसके ऊपर इल्जाम लगा है। तो यहाँ पे कौन था? एक्यूज्ड शांति थी। तो शांति जो है वो पूरे कोर्ट के सुनवाई के टाइम कोर्ट में प्रेजेंट थी। तो मतलब जो शांति का ट्रायल है वो उसकी प्रेजेंस में हुआ है। शांति वॉज डिफेंडेड बाय अ लॉयर। शांति को अपने आप को डिफेंड करने के लिए एक लॉयर भी प्रोवाइड किया गया। मतलब कि उसके केस को डिफेंड कौन कर रहा था? एक लॉयर कर रहा था। एक एडवोकेट जो है वो शांति के केस को डिफेंड कर रहा था, उसकी दलीलें रख रहा था कि वो बेगुनाह है। Shanti's lawyer, Advocate Roy, was given an opportunity to cross-examine all the prosecution witnesses. अब शांति का जो लॉयर है, जो एडवोकेट रॉय थी, उनको प्रॉपर ये मौका दिया गया कि वो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को, मतलब मिसेस शिंदे या दूसरे जो प्रोसिक्यूशन के लोग हैं, उनसे क्रॉस एग्जामिन कर सके, सवाल जवाब कर सके। Advocate Roy was given an opportunity to present witnesses in Shanti's defense, और उसके बाद जो एडवोकेट रॉय हैं उन्हें ये भी मौका दिया गया कि वो शांति के डिफेंस में, शांति के बचाव में विटनेसेस मतलब कि गवाह, सबूत जो हैं वो प्रोवाइड कर सकें, प्रेजेंट कर सकें। क्योंकि शांति के बचाव में ही, डिफेंस में ही जो एडवोकेट रॉय हैं उन्होंने उस पुलिस वाले को, जिसने वो वाली गैंग का खुलासा किया था, जिसने एक्चुअल में चोरी की थी, तो उस पुलिस वाले को एडवोकेट रॉय ने एज विटनेस केस जो कोर्ट है उसमें खड़ा किया था। तो मतलब एडवोकेट रॉय को ये अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि वो शांति के बचाव में विटनेसेस को खड़ा कर सके। Although the police filed a case of theft against Shanti, the judge assumed her to be innocent. It was the responsibility of the prosecution to prove beyond reasonable doubt that Shanti was guilty. In this case, the prosecution failed to do so. अब वैसे तो शांति के ऊपर क्या इल्जाम लगा था कि उसने चोरी की है, और मतलब पुलिस ने केस क्या फाइल किया था कि हाँ, शांति के ऊपर इल्जाम लगा है कि उसने चोरी की है। बट जब ये बात कोर्ट में आई तो जज ने उसे क्या एज्यूम किया कि वो इनोसेंट है। मतलब कि जज ये मान के नहीं चल रहा था कि उसने गुनाह किया ही किया है। जज ने क्या सोच के रखा था कि वो इनोसेंट है। अगर जो दूसरी पार्टी है, जो प्रोसिक्यूशन है, अगर वो ये प्रूव कर देता है कि हाँ उसने गुनाह किया है, तो ही ये माना जाएगा कि उसने गुनाह किया है, वो गिल्टी है। अदरवाइज शी वुड बी एज्यूम्ड एज इनोसेंट, उसको ये माना जाएगा कि उसने कोई गलती नहीं की है, राइट। मतलब कि जैसे आपने एक सेंटेंस सुना होगा कि चाहे 100 अपराधी जो हैं बच जाएं, बट किसी भी बेगुनाह को जो सजा है वो नहीं होनी चाहिए। तो उसी चीज को रखने के लिए क्या होता है, ताकि किसी भी इनोसेंट को सजा ना हो जाए, जब भी कोर्ट में प्रोसीजर चल रहा है तो जज ये मान के चलता है कि जिस पर्सन पे इल्जाम लगा है वो इनोसेंट है, और जिस पर्सन ने ये इल्जाम लगाया है उसकी ड्यूटी है कि वो ये प्रूव कर दे कि जिस पर्सन पे वो इल्जाम लगा रहा है वो एक्चुअल में गिल्टी है, राइट। मतलब अगर हम शांति और मिसेस शिंदे का केस देखें तो यहाँ पे ये माना गया कोर्ट में, जज ने कोर्ट की कार्रवाई के टाइम ये मान के रखा था कि वो इनोसेंट है। और मिस्टर और मिसेस शिंदे जो हैं, अगर ये प्रूव कर देते, इतने एविडेंसेस जो हैं वो दिखा देते कि हाँ शांति ने ही गुनाह किया है, तो फिर जज कहते कि हाँ शांति ने गलती की है, वो गिल्टी है। बट क्योंकि शांति के केस में ऐसा नहीं हुआ, मिस्टर और मिसेस शिंदे जो हैं वो ये प्रूव करने में असमर्थ रहे, वो ये प्रूव नहीं कर पाए, इतने एविडेंसेस नहीं दे पाए कि शांति ने गुनाह किया है, इसीलिए फिर जो शांति है उसे छोड़ दिया गया, राइट। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो प्रोसिक्यूशन की होती है, ये प्रूव करना कि जिस पर्सन पे वो इल्जाम लगा रहे हैं वो सच में गुनहगार है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर जिस पर्सन को पे इल्जाम लग रहा है उसको छोड़ दिया जाएगा, राइट। It is significant that the judge decided the matter only on the basis of the evidence before the court. अब ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जज जो भी डिसीजन ले रहा है वो एविडेंसेस के बेसिस पे ले। मतलब कि कोर्ट में जो भी सबूत, जो भी विटनेसेस जो हैं वो दिखाए जा रहे हैं, जो भी सबूत हैं उनके बेसिस पे ही वो डिसीजन ले। अगर किसी चीज का कोई सबूत ही नहीं है तो बिना सबूतों के डिसीजन नहीं लिया जा सकता। The judge did not jump to the conclusion that Shanti was the thief just because she was a poor maid servant. अब शांति के केस में हमने देखा कि जज ने पूरी जो कार्रवाई है उसको ध्यान से सुना, पूरा जो प्रोसीजर है वो चला। मतलब कि जज सीधे ही इस नतीजे पे नहीं पहुंच गया कि जो शांति है वो गुनहगार है क्योंकि वो एक नौकरानी है या वो एक डोमेस्टिक हेल्पर है। सिर्फ इस वजह से जो जज है उसने ये नहीं मान लिया कि वो गुनहगार है।
जो शांति है उसे पूरा मौका दिया गया कि जो शांति के लॉयर हैं एडवोकेट रॉय, वो उसको डिफेंड कर पाए, विटनेसेस को प्रेजेंट कर पाए, एविडेंस दे पाए। तो इस तरीके से जज ने शांति को इनोसेंट एज्यूम किया, ना कि ये माना कि वो एक गुनहगार है पहले से ही। Instead, the judge remained impartial, and since the evidence showed that some young man and not Shanti was the thief, he set Shanti free. अब जज ने क्या किया, उसने पहले से ही शांति को गुनहगार नहीं माना, उसने एक तरीके से इम्पार्शियल होकर पूरे केस को सुना। उसने किसी भी पार्टी के पक्ष में होकर सुनवाई को नहीं सुना, उसने इम्पार्शियल होकर, कि मतलब कोई भी गलत हो सकता है, कोई भी सही हो सकता है, पूरे जो भी एविडेंसेस वगैरह हैं उनको इम्पार्शियल तरीके से, निष्पक्ष रूप से एनालाइज किया, पूरी कार्रवाई को सुना, और उसके बाद उन्होंने ये देखा कि जो एविडेंसेस शो किए गए हैं, जो सबूत शो किए गए हैं कोर्ट में, उनके बेसिस पे ये पता चलता है कि कुछ लड़कों ने, कुछ वो जो गैंग थी जिसमें कि मिस्टर शिंदे का बेटा भी शामिल था, उन लोगों ने चोरी की है, ना कि शांति ने। और इन सबूतों के आधार पर शांति को जज ने फ्री कर दिया, मतलब कि बेगुनाह करार कर दिया, उसको छोड़ दिया। इन शांति's केस जस्टिस was finally done to her because she was given a fair trial। और शांति के केस में फाइनली जो शांति है उसके साथ न्याय हुआ, क्योंकि उसको एक फेयर ट्रायल दिया गया था। अभी जितने भी हाईलाइटेड और चीजें हैं जो यहाँ पे सेंटेंसेस बोल्ड में हो रखे हैं, ये जो चीजें हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फेयर ट्रायल के लिए। मतलब कि एक चार्जशीट फाइल होनी चाहिए, और ओपन कोर्ट होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड होना चाहिए, मतलब कि जो जिस पर्सन पे इल्जाम लगाया है वो प्रेजेंट होना चाहिए, जिस पर्सन पे इल्जाम लगाया है वो किसी लॉयर के द्वारा डिफेंड भी किया जाए, ठीक है, लॉयर के पास क्रॉस एग्जामिन करने की अपॉर्चुनिटी हो, उसको इनोसेंट माना जाए, अगर प्रूव नहीं हो पा रहा है कि वो पर्सन गुनहगार है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, एविडेंसेस के बेसिस पर जो है वो डिसीजन लिया जाएगा, कोर्ट इम्पार्शियल होकर काम करेगा। तो ये सारी जो चीजें हैं ये सभी फेयर ट्रायल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमने देखा कि शांति के केस में ये सारी चीजें हुई, तो हम कह सकते हैं कि शांति के साथ फेयर ट्रायल हुआ। The Constitution and the law both state that all of the persons that we have discussed in this chapter should carry out their roles in a proper manner। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और कानून जो है वो ये कहता है कि जितने भी पर्सन्स इन्वॉल्व थे, हमने पुलिस की बात की, पुलिस हो गया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जज और डिफेंस लॉयर, तो इन सब की ये ड्यूटी है कि वो अपने रोल्स को प्रॉपर तरीके से निभाए। मतलब उनकी जो ड्यूटी है, उनका जो काम है, वो इसको पूरे ईमानदारी से करें। What this means is that they all need to work to ensure that every citizen, irrespective of their class, caste, gender, religious and ideological backgrounds, get a fair trial when accused। अब प्रॉपर मैनर का मतलब क्या है, सही तरीके का मतलब ये है कि जितने भी ये लोग केस में इन्वॉल्व थे, हमने जो मेन लोगों के रोल की बात की, ये सभी लोग जो हैं उन्हें ये इंश्योर करना है कि किसी भी सिटीजन के साथ, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का है, किसी भी कास्ट, क्लास, जेंडर, किसी भी रिलीजियस एंड आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड का है, उसके साथ फेयर ट्रायल हो, वो इन लोगों को इंश्योर करना है। मतलब उसके साथ कुछ गलत ना हो, अनफेयर ट्रायल ना हो। द रूल ऑफ लॉ व्हिच सेज दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ वुड नॉट मेक सच सेंस इफ एवरी सिटीजन वुड नॉट गारंटेड अ फेयर ट्रायल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा लॉ है वो सभी को एक समान मानता है, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। तो अगर किसी पर्सन को फेयर ट्रायल नहीं दिया जाता तो उससे क्या होता कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ का एक तरीके से उल्लंघन हो जाता, उसके अपोजिट बात चली जाती। अब क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि कानून के आगे सभी लोग एक समान हैं, तो जब किसी पर्सन के साथ जो है किसी के ऊपर इल्जाम लगाया जाएगा तो उस पर्सन को और जिस पर्सन ने इल्जाम लगाया उन दोनों को ही समान रूप से देखा जाएगा और सबूतों के आधार पर बात होगी, ना कि किसी ने किसी पे भी इल्जाम लगा दिया। जो जज है या जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, पुलिस हो गई, लॉयर्स हो गए, इनको अपना काम जो है वो निष्पक्ष तरीके से करना है और सब कुछ जो है वो फेयर होना चाहिए। Now all of the processes written in bold on page 74 are crucial to a fair trial। तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि जितने भी वो बोल्ड फ्रेजेस थे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फेयर ट्रायल के लिए। Write in your own words what you understand of the following processes based on the above description of Shanti's case। तो यहाँ पे उन्होंने नीचे वही कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स जो है वो दिए हुए हैं और आपको इनको अपनी भाषा में, अपने शब्दों में बताना है कि आपको इनसे अब क्या समझ आया। तो ओपन कोर्ट हमने डिस्कस कर लिया था। ओपन कोर्ट का मतलब ऐसा कोर्ट है जहाँ पे दूसरे लोगों को भी सुनवाई को अटेंड करने का मौका जो है वो मिलता है। मतलब कि जैसे शांति है, शांति के घर वाले आके कोर्ट में सुनवाई को सुन सकते हैं। मिस्टर एंड मिसेस शिंदे हैं जिन्होंने इल्जाम लगाया है, उनके जो रिलेटिव्स वगैरह हैं वो भी कोर्ट में बैठ सकते हैं और पूरी सुनवाई को, कार्रवाई को देख सकते हैं। बेसिस ऑफ एविडेंस मतलब कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो सबूतों के आधार पर लिया जाएगा, क्योंकि कोई भी अगर इल्जाम लगाया है तो वो किसी भी सबूत के थ्रू प्रूव होना चाहिए, सबूतों के मदद से वो प्रूव होना चाहिए। बिना सबूतों के
जो है वो इल्जाम प्रूव नहीं होगा और जो जज है वो डिसीजन नहीं लेगा। क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेसेस। क्रॉस एग्जामिनेशन मतलब कि प्रोसिक्यूशन विटनेसेस कौन थे, मिस्टर एंड मिसेस शिंदे हो गए, मतलब कि जिनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने एज विटनेसेस बनाया है। तो ऐसे लोगों को, जो डिफेंड वाला लॉयर है, जो एडवोकेट रॉय हैं, उनको भी ये अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि वो विटनेस, जो प्रोसिक्यूशन वाले विटनेसेस हैं, उनसे भी क्रॉस एग्जामिनेशन कर सके, सवाल जवाब पूछ सके। राइट, हमने देखा था किस तरीके से जो एडवोकेट रॉय हैं उन्होंने मिसेस शिंदे से सवाल पूछा कि क्या हुआ था, आपको कैसे पता चला जो शांति है उन्होंने ही चोरी की है। तो इस तरीके से जो एडवोकेट रॉय हैं उन्हें पूरा मौका मिला कि वो मिसेस शिंदे से, जो विटनेसेस हैं प्रोसिक्यूशन वाले, उनसे भी सवाल जवाब कर सकें। तो इसका मतलब यही है कि जो दूसरे एडवोकेट हैं, डिफेंड वाले एडवोकेट हैं, उन्हें भी पूरा मौका मिलना चाहिए कि वो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस से क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकें। डिस्कस इन क्लास व्हाट माइट हैव हैपेंड इन शांति's केस इफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स had not been observed। क्या होता अगर ये चीजें नहीं होती, she were not defended by a lawyer। अगर शांति को कोई लॉयर डिफेंड ही नहीं करता तो फिर क्या होता कि जो सबूत, जो विटनेसेस एडवोकेट रॉय ने प्रेजेंट किए थे या शांति को बचाने के लिए जो भी काम हुआ वो नहीं होता, और फिर शांति जो है ये प्रूव ही नहीं हो पाता कि वो बेगुनाह है। राइट, तो उससे क्या होता कि शांति को इनोसेंट होने के बावजूद भी सजा मिल जाती। इफ द कोर्ट हैड नॉट अज्यूम्ड हर टू बी इनोसेंट, अगर कोर्ट ये अज्यूम नहीं करता कि वो इनोसेंट है, कि वो गिल्टी ही है, तब क्या होता, तब शांति की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो ये प्रूव करे कि वो इनोसेंट है। देखो दो चीजें हैं, एक हो गया डिफेंस, जहां पे हम शांति की बात कर रहे हैं कि वो अपने आप को डिफेंड कर रही है क्योंकि उसके ऊपर इल्जाम लगा है, वो अपने आप को बचा रही है। दूसरा है वो पर्सन जिसने शांति के ऊपर इल्जाम लगाया है, तो यहाँ पे हो गई मिसेस शिंदे। राइट, अब क्योंकि मिसेस शिंदे ने शांति के ऊपर इल्जाम लगाया है कि वो गुनहगार है, तो अब यहाँ पे मिसेस शिंदे, मतलब कि इस वाली पार्टी की ये ड्यूटी बनती है कि वो ये प्रूव करे कि हाँ शांति ने ही गलती की है। राइट, तो मतलब कि ये अब बर्डन किस पे है ये प्रूव करने का कि वो गिल्टी है, मिसेस शिंदे पे, मतलब जिसने इल्जाम लगाया है। राइट, अगर कोर्ट ये मानता कि शांति जो है वो इनोसेंट नहीं है, अगर वो उससे पहले से ही गिल्टी मान के रखता, तो फिर ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शांति के हाथों में आ जाती कि अब उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसने गुनाह नहीं किया है। फिर ये शांति की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती कि वो ये सारे सबूत लाए, अब वो ये प्रूव करे कि वो बेगुनाह है। राइट, वो इनोसेंट है। राइट, पहले इसकी ड्यूटी थी, मतलब कि नॉर्मली इनकी ड्यूटी होती है जो इल्जाम लगा रहे हैं कि वो ये प्रूव करें कि हाँ सामने वाला गिल्टी है, बट फिर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ये प्रूव करना कि नहीं मैं गिल्टी नहीं हूं। तो ये दोनों, ये डिफरेंस है। जब कोर्ट ये मानता है कि सामने वाला जिस पर्सन पे इल्जाम लगाया गया है वो इनोसेंट है, तो फिर ड्यूटी इसके हाथ में होती है जो इल्जाम लगा रहा है। बट अगर कोर्ट ये नहीं मानेगा तो फिर जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जिस पे इल्जाम लगाया जा रहा है उसके हाथों में आ जाएगी, उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो बेगुनाह है। बट नॉर्मली हमारे इंडिया में क्या होता है कि कोर्ट ये मान के चलता है कि जो सामने वाला है वो इनोसेंट है। वो होता है ना कि इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी, जब तक कि वो गिल्टी प्रूव ना हो जाए तब तक कि उसे इनोसेंट ही माना जाता है। राइट, तो अगर कोर्ट ये अज्यूम नहीं करता कि वो इनोसेंट है तो फिर शांति को प्रूव करना पड़ता है, शांति के ऊपर पूरा बर्डन आ जाता है ये प्रूव करने के लिए कि वो बेगुनाह है। Now with this we have completed our chapter number 6 of class 8 civics. I hope you like this video. If you do then please give it a thumbs up, and if you are new to the channel then please subscribe it, and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So we will meet in the next video with a new chapter. Till then, bye bye.